अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान ईद स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन और मेरे साथ हैं नादिया अनवर। ईद का सेकंड डे, उम्मीद है मुल्क भर में जिस तरह ईद सेलिब्रेट की जा रही है, खुशियों की तकसीम है, मीठी ईद है और ये मिठास हम तकसीम कर रहे हैं। और डेली हम आपके ईद के तीनों दिन हम आपसे मेहमानों को मिलवाते हैं। आज भी हम आपको मेहमानों से मिलवाएंगे। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई मुल्कों में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आप एजाज़ी कौंसल जनरल हैं आइवरी कोस्ट के और तमगा इम्तियाज़ भी हैं और मेरे फेवरेट और बहुत बेहतरीन अंदाज से पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज पर आप काम करते हैं। किसी तरह को फजल करीम दादा भाई को खुशामदी कहें। सर ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। और उनके साथ मौजूद है, बिल्कुल ठीक, उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। अक्सर करंट अफेयर के शोज़ में हम उनसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन आज नहीं लड़ेंगे, कोशिश करेंगे पूरी। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, आपको भी ईद मुबारक। जी, आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। विनिस की पूरी टीम को ईद मुबारक। खैर मुबारक। और ये खुशियों का है सिलसिला और अल्लाह ताला हमारी ये ईदें, हमारी और उम्मत मुस्लिमा की जहाँ जहाँ पर भी ईद मनाई जा रही है, आप सबको ईद की खुशियाँ भी मुबारक। और हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि वो किस तरह ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। दादा भाई आप बताइएगा, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? सबसे पहले आपको, आपके पूरे चैनल की टीम को, पूरी कौम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद जिस तरह गुजरती है, बड़ी इंथुजियास्टिकली गुजरती है, बड़े जोश व खरोश से गुजरती है। नमाज पढ़ने के बाद जो है फिर सारी फैमिली गेट टुगेदर होता है लंच पे, और ये मौका होता है कि सबसे पूरी फैमिली जब गेट टुगेदर होती है तो एक इंटरेक्शन का भी मौका मिलता है और सेलिब्रेट करते हैं। शाम में फिर दोस्त यार आते हैं, उनके साथ जो है ईद को मनाया जा रहा होता है। तो एक बड़ा फेस्टिवल जैसा एक माहौल होता है और जो स्पिरिट ऑफ रमज़ान के बाद जो है हम ईद सेलिब्रेट करते हैं उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। अच्छा, आज आप गालबन ईदियाँ बांटते होंगे और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जाता हूँ, उनके यहाँ तो ईद के दिन पे लाइनें लगी होती हैं ईदी लेने वालों की। अब ऐसा भी है क्या, आप ईदी आपको भी कोई देता है आज? कि आज मतलब नाउ डेज़ कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनसे आप आज ईदी लेते हैं या वो स्पेशली आते हैं आपको ईदी देने? जी बिल्कुल। मैं अपने घर में जो है वो सबसे छोटा हूँ। अरे ज़बरदस्त। तो मेरी जो बहनें हैं और मेरे भाई थे वो मरूम, बट भाभी जो हैं वो सब आते हैं, तो उनसे मैं ईदी ज़रूर लेता हूँ। बाकी जितने बच्चे हैं और बाकी सारे, उनको हम फिर ईदी बांटते हैं। तो अभी तक मैं ईदी ज़रूर लेता हूँ। अच्छा, ईदी एक तो देना और फिर ईदी लेना, अच्छा क्या लगता है आपको? देखें, ये जो स्पिरिट ऑफ रमज़ान को जिस तरह हम सेलिब्रेट करते हैं और ईद को जिस तरह जो हम कंक्लूजन ऑफ रमज़ान में एक ये जैसे कहते हैं शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें एक रमज़ान का बाबरकत महीना मिला और फिर ये ईद सेलिब्रेट करने का मौका मिला, तो उसको वो एक बेसिक मोटिव होता है। बाकी ईदी लेना देना तो एक कल्चर का हिस्सा है। तो वो छोटों को बिल्कुल शफकत भी देते हैं, ईदी भी देते हैं और बड़ों से दुआएं कमाते हैं और जो है क्या कहते हैं ये सिलसिले को जारी रखते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और ये हमें हमारी कल्चर ट्रेडिशन नस्ल दर नस्ल ये मामला चलते आ रहे हैं। और फिर रमज़ान में सहरियों की बड़ी ग्रैंड इज्तिमात भी हुए। गालबन फजल दादा भाई आपका भी जाना हुआ होगा या आप परहेज़ करते हैं इस तरह के जो बड़े इज्तिमात लाइक JDC, गवर्नर हाउस, बहुत जगहों पे हो रहे हैं, तो ये पहले तो नहीं था ऐसा कुछ, जहाँ तक मुझे याद है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये 4 साल से शहरी का कॉन्सेप्ट बहुत कराची में जो है आते हुए नजर आया, परवान चढ़ा है। जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अच्छा भी है, बट मेरा इस पे अपना एक मुख्तलिफ सा ओपिनियन है। मैं समझता हूँ रमज़ान जो है वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह के आप हुजूर पेश होकर दुआएं मांगते हैं और बरकतें समेटने का मौका है। तो ये जो सहरी होती है और कुछ तो ऐसा है कि ये ताक रातों में भी चल रही होती है एंड तक। तो मैं समझता हूँ हम वो जो रूह है रमज़ान की, हम ये अगर सोशल एक्टिविटीज़ में रात में भी पड़ जाएं तो हम वो मौका खोते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सहरी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको देखभाल के करना चाहिए क्योंकि असल रूह रमज़ान की ये है। क्योंकि सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रमज़ान की आमद के लिए देखते थे, उसके एक्सपेक्ट करते थे कि ये बरकतें रहमतें समेटने का महीना है। तो मैं समझता हूँ अगर इसकी रूह को मेंटेन किया जाए और ये एक सोशल एक्टिविटी अगर इसको हम थोड़ा कम करें तो बेहतर है, सहरी वाली जो है। अच्छा। और रातों में हम अपनी इबादत करें और अल्लाह के सामने पेश होकर अपनी जो है दुआएं कमाने का मौका जो है उसको जाने ना दें।
अच्छा, ये हर किसी की अपनी, दादा भाई ने सही कहा कि पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पर बड़े बड़े सारे ऐलानात भी तो हो रहे हैं। वो शेखानी साहब वहाँ पे आते हैं, बड़े ऐलानात करते हैं, मैं इतनी नौकरियाँ दूंगा, फिर उसके बाद में एक सर ये भी कहा जाता है कि ये भी एक इबादत का हिस्सा है कि लोगों की वहाँ पर मदद हो रही होती है और जो है एक तरीके से सोशल वर्क हो रहा होता है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद होती है, तो ये भी एक इबादत का हिस्सा है होता है। जी बिल्कुल, देखिए इंसानियत की खिदमत करना तो बिल्कुल इबादत का हिस्सा है, लेकिन ये हम पूरा साल फिर क्यों नहीं करते? हाँ। हमें पूरा साल करना चाहिए, और रात जो है ये आपके और अल्लाह के बीच का मामला है। सुभान आपको अल्लाह। हाँ, उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, और आप उससे अल्लाह से बढ़ चढ़ के मांगे, वो बेनियाज हैं, वो देने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप रहमतें बरकतें भी ज़रूर समेटें, और इंसानियत की खिदमत करने से ज़्यादा अजीम तो कोई काम नहीं है, बट अपने मामलात को भी ज़रा रुझान को जो है वो ईद का दिन है, और फिर ईद के दिन वो, क्योंकि हर फजल दादा भाई साहब की जो फीडबैक है, जो उनकी स्टेटमेंट है, या कहें उनका जो बयान जब आएगा तो वो बड़ी अहमियत के हामिल होगा। शेखानी साहब की स्टेटमेंट जो आई है कि मैं बेरोज़गारी ख़त्म करूँगा, 50,000 नौकरियाँ दूंगा, कैसा देखते हैं? देखिए बहुत अच्छी बात है अगर उनकी ऐसी नीयत है, और अगर वो ये डिलीवर करते हैं तो मैं समझता हूँ ही विल बी अ हीरो। और अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं, और ये महज एक बयान की हद तक नहीं रहती बात, और एक पीआर स्टंट की अगर हद तक ये बात नहीं रहती, तो मैं समझता हूँ कि उनको खैराज तहसीम हम सब देंगे कि अगर वो हमारे मुल्क में 50,000 नौकरियाँ दे दें और रोज़गार क्रिएट करें, तो खाली 50,000 से आप ख़ानदान देखें कितने आबाद होंगे। तो अगर तो ये हो जाता है तो बहुत बहुत उनको हम सब खैराजी तहसीम इस चैनल पे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि उनके लिए फिर हमें कोई हाईएस्ट सिविल अवार्ड का भी फिर अनाउंस नहीं, पहले कुछ नौकरियां तो सामने आ जाए ना जी। पहले तो एक बंदे ने 50 लाख नौकरियां अनाउंस की थी, तो उसमें हमें 50 भी नहीं मिली थी। मैं वही बाजवा साहब अर्ज किया कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अगर हो जाए, अगर इससे बड़ी क्या बात होगी। तो मतलब ये कि फिर आप सिफारिश करेंगे कैबिनेट डिवीजन को, हुकूमत पाकिस्तान को सिविल अवार्ड के लिए? मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को अगर ये नौकरियां इनने दे दी अली साहब ने, तो मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान फौरन इस बात का नोटिस लेगी, और लेकिन फिर तो डिजर्विंग सी बात होगी, फिर तो मिलना भी चाहिए। बट सवाल ये है कि ये इम्प्लीमेंट हो इन लेटर इन स्पिरिट जैसे बताया गया है। हाँ, एक होता है ना कि आप इस तरह की स्टेटमेंट दे के, ये एक स्टंट होते हैं, खुद को फेक इस तरह की स्टेटमेंट देके फिर अमेरिका वापस चले जाएंगे। अच्छा, चले बाजवा साहब, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? अक्सर वो सियासतदान हजरात कहते हैं वोटर्स के साथ, तो आपकी ईद घर में गुजरती है या कि लोगों के साथ? देखें जी, जो गुजरा हुआ कल था यानी ईद का फर्स्ट डे, वो तो ज़ाहिर है घर में ही पूरा दिन देना होता है, और रमज़ानों की थकावट और पूरे रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसमें अपनी जो हम गुनाहगार लोगों से हो सका खुदा को राज़ी करने के लिए वो सब करते हैं। तो ईद का जो फर्स्ट डे है वो तो मैं समझता हूँ कि नमाज के बाद आकर जो फिर सोते हैं हम लोग अपनी थकावट और थोड़ा बहुत फैमिली के साथ जो सुबह में खा लिया सेवइयाँ वगैरह या जो भी मीठा स्वीट, और उसके बाद तो सो जाते हैं। अच्छा, सेकंड डे जो है फिर हमारे अपने रिश्तेदार बहन भाई वगैरह जो आस पड़ोस जो जितने भी, फिर जो थर्ड डे होता है तीसरा दिन, यानी फिर वो पार्टी के कारकुनान और हमारी ईद मिलन शुरू हो जाती है पार्टी की। सही। तो वो आज का दिन जो है यानी सेकंड डे जो है वो समझे कि अब बड़ा अच्छा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी, जी, दादा, दादी या और कोई रिलेटिव आपको ईदी देने आता है, या कि बस अब सिर्फ आप ईदियाँ बस देने वाले हैं? देखें अब अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अब अम्मी और मेरे वालिद साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, और अब तो बस अब हम ही बुजुर्गों में शुमार हो गए हैं। बुजुर्ग तो चले गए इस दुनिया से, अब हमें ही जाना पड़ता है, और अब हम खुद ही बच्चे हैं और हम खुद ही बड़े हैं, और हम खुद तो बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है, बस क्या ये अल्लाह सुभान अल्लाह का एक निज़ाम कुदरत है कि आपने छोटे पैदा होना है, फिर बड़े होना है, तो फिर आपके बड़े चले जाने हैं, फिर नए बड़े आ जाने। तो मैं इस चीज़ से तो अल्लाह पाक ने हमें जो है ना महरूम रखा। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे, तो अगर वो होते तो हम ज़रूर उनसे लेते थे और वो हमें देते थे, और बड़ी ज़िद करके कई बार झूठ बोल कर ले लेते थे कि जी वो तो ख़त्म हो गए या आपने दिए ही नहीं थे तो और दें। तो अब इस चीज़ से तो हम महरूम हो गए। अब इस बचपन कैसा था? आप शरारती थे, बिल्कुल मासूम से आदमी थे? एक वो बच्चा होता है
कि वो सबसे ज़्यादा ईदी जमा करते हैं और वो इतना उसमें कॉन्फिडेंट होता है, वो मांग लेता है भाई ईदी चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं हमारे जैसे, वो शरीफ, वो बोलते हैं दिया तो दिया साजिद किसी साहब, ने। ईदी तो बच्चों को मांगनी चाहिए हाँ, ना, अच्छा। वो और बड़ों को जितनी बार भी वो मांगे देनी चाहिए। ये तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह का हमारा एक तोहफा है, एक त्यौहार है, और ये हजारों सालों से इसी तरह चलता है, और आगे भी जब तक अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने ये जहान को कायम और दायम रखना है, क़यामत तक इसी तरह चलेगा। तो ईदी मांगने का और ईदी देने का तो कुछ लज्जत ही अपनी है ना जी। हालांकि वो पैसे इतने तो ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो अहमियत होती है वो ऐसा लग रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि मैं सबसे अमीर आदमी हो गया हूँ। जहाँ रज़ाक बाजवा साहब, जहाँ फजल दादा भाई ने एक पॉइंट रेज किया कि पहले नहीं होती थी इस तरह की इफ्तार सहर, कि पूरी पूरी रात वहाँ जश्न है, मेला है, इबादतें होती थी पहले। क्या पहले और आप आज की ईद में कोई डिफरेंस है, या क्या वो ईद क्यों कहते हैं ना, चस मज़ा नहीं है? साजिद साहब देखें, इंटरनेट का दौर आ गया है, हाँ। डिजिटल मीडिया आ गया है, अब हम लोग भी सारे डिजिटल हो गए। हाँ, हालांकि ये मैं बिल्कुल, मैं 100% दादा साहब की बात से मैं इत्तफाक कर। देखिए, ये ताक रातें हैं, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने जो आखिरी अशरा है, जो आखिरी 10 दिन है, ये अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने फरमाया कि ये ताक रातें हैं, इसमें से आप अपना तलाश करें, और उसे अगर हम रेस्टोरेंटों पर या अच्छे अच्छे खानों पर या बाहर घूम फिर कर, या उसे हम तफरी बना लें, उसे घूमने का एक मौका तलाश कर लें, फैमिलियों को लेकर हम कहीं, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी इस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लिया। दावतें बहुत आती हैं और बहुत आई, लेकिन हमने बिल्कुल इसको इग्नोर किया, और अपने घर में जो भी दाल साग होता है, अल्लाह की दी हुई जो भी नेमतें हैं, जो जिस किस्म की भी, चाहे वो थोड़ी सी मतलब मुतवस्सित तबके की हैं या अपर तबके, लेकिन रोज़े की जो बरक़ात हैं, जो खूबसूरती है, आप अपनी फैमिली के साथ अपने घर में सुबह सहरी करें, और शाम में ज़ाहिर इफ्तारियों में भी जाना पड़ता है, दीन भी देखना है और दुनिया भी देखना, तो इफ्तारी चाहे आप शाम में बाहर कर लें, लेकिन आपके जो सहरी का ये जो आया है ना, ये तो एक नुमाइशी, एक अजब सा तरीका आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी यूरोप ममालिकों में अब बैठ गए। अब हमारी वो रवायत जो मशरिक की रवायत थी, वो दम तोड़ती जा रही है। ये बाहर की जो रवायतें वो हम पर मुसल्लत होती जा रही है, होते जा रहे हैं हर शोबे में। मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है कि जो वक्त, जिस तरह मेरे दादा साहब ने अभी फरमाया कि जो वक्त आपकी इबादत का है, आप देखें 2 घंटे आपको गाड़ी लेकर निकलना है, 1 घंटे में आपने कहीं पहुंचना है, वो घंटा आपका ज़ाया हुआ, फिर 1 घंटे के बाद जो है आपकी जो सहरी होनी है, 2-3 घंटे। अगर 2-3 घंटे में अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने कहा है कि आप इसे कंटिन्यू रखें इबादत, इन 10 दिनों की जो ताक रातें हैं, आप लैलतुल कद्र को तलाश करना है आपको तो वो 2-3 घंटे में शायद वो लम्हे हमसे निकल जाएं। भाई खाना तो हमने चाहे जिस किस्म का भी उम्दा खाना हो, और फिर भी तो भूख लगनी है ना 2-4 घंटे के बाद। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको अपनी जो मशरिकी हमारी रवायत हैं उन्हीं की तरफ रहना चाहिए। बाजवा साहब, चूँकि वैसे तो ईद है, वैसे तो मैं आपसे बड़े सवालात करता हूँ, और फिर हिम्मत है आप लोगों की, आप तीखे तल्ख सवालात, लेकिन अब आज ईद है, मैं आपसे वैसे मैं पूछने जा रहा था, आप समझ गए कि यार है कहीं। अच्छा, वैसे सर एक चीज़ जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि जो है हमारे यहाँ बहुत सारे वेलफेयर जो है काम कर रहे हैं, खाने खिला रहे हैं, अफ्तारियाँ कर रहे हैं, सहर कर रहे हैं, और राशन भी उसी तरीके से तकसीम हो रहे होते हैं। तो मेरा ये सवाल आप दोनों से है कि ये जो राशन का एक ट्रेंड मैं देख रही हूँ अभी, एक बहुत ट्रेंड है, बड़ी अच्छी बात है, मदद भी होती है लोगों की, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है जो बहुत सफ़ेद पोश होते हैं, जो ये एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी वो कहते हैं ना कि उनकी इज्जत नफ्स ये गवारा नहीं करती। तो ये एक तरीके से जब हम बहुत सारे राशन के हम जो है वो बांट रहे होते हैं, तो वो कहते हैं ना कि डिमांड एंड सप्लाई वाला सीन हो जाता है, तो चीज़ें अक्सर महंगी हो जाती हैं। तो जो लोग इस तरफ नहीं आना चाहते हैं, वो नहीं किसी से मदद लेना चाहते हैं, वो अपनी ही रूखी सूखी में गुजारा करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए बड़ी तकलीफदेह चीज़ हो जाती है कि डिमांड सप्लाई की वजह से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो ये सिस्टम कैसा है, इसको कैसा देखते हैं? दोनों का मैं कमेंट सुनना चाहूँगी कि क्या समझते हैं। देखिए, जो इस्लाम ने तो आपको इस किस्म ये जो आप मदद करते हैं किसी की, जो हुक्म अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने
ने दिया है वो तो आपको कहा है कि आप एक हाथ से हाँ, दूसरे हाथ बताएं। भी ना ऐसे पता ही, लगे। बिल्कुल। अच्छा, जब हम रमजानुल मुबारक में ख़ास तौर पर हम सब इसी माशरे का हिस्सा हैं, इसी मुल्क के हम वासी हैं, तो हम लोग अगर कोई छोटी मोटी किसी की मदद करते भी हैं बताएं। तो हम मैं समझता हूँ कि उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। उसे एक पैकेट हम देकर खाने का या क्या होता है वो फिर राशन उसकी हम खुश नुमाइश खिला- करते हैं सर। उसकी तस्वीरें बनाते हैं। अच्छा, वो फिर अब पहले तो चले वो एक अखबार था, कोई पढ़ता था, कोई नहीं पढ़ता था, किसी को अब पता तो- चलता था तो सोशल मीडिया पे अब बैक तो टू ये बैक वो मोबाइल है। होता है। अभी बिल्कुल। आप मेरी एक तस्वीर डाल दें वो सारी पता नहीं कहाँ तक चले जाएगी। तो मैं तो ये गुजारिश करूंगा अपने ख़ास तौर पे पाकिस्तानी भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, यार खुदाया जिसको देना हो। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ, मैंने जितने भी हमारी बसात थी, देखिए मैं कोई बड़ी बड़ी बातें तो यहाँ हमें मुनासिब भी नहीं है ईद के दिन करनी, लेकिन जो भी मैं समझता हूँ 500 रुपये भी अगर मैंने दिए होंगे तो बाखुदा मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया मैंने किसको दिया। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। मैं अपनी जात तक का कहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैंने ये फैसला किया था, मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया, किसी को भी। जिनको मैं अब आज तक ईद से एक दिन पहले तक मैं जो कंटिन्यू जो मैं देता रहा हूँ या दिए किसी को भी पता है, वो सिर्फ अल्लाह को पता मेरी है और मुझे जात को पता है। पता है या मेरे अल्लाह क्या को पता है। बात। ये मैं अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कर फजल रहा हूँ, दादा मैंने साहब, किसी को नहीं। जबरदस्त। मैं सर और मैं आपसे भी ये पूछूंगा दोस्तों कि से भी ये- कहता हूँ, इस ये- तरह देना चाहिए। हाँ, ये जो बिल्कुल, बहुत नुमाइश प्यारी बात का की। सिलसिला, और फिर कुछ निजी टीवी चैनल की मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन भी देखी, फिर अब बहुत सारे लोग तनकीद करेंगे, फिर वो उन चैनल्स के दरवाजे मेरे लिए भी बंद होंगे। मज़लूम तबके के उन लोगों को बिठाकर फिर उनके ज़ख्मों पे मैं कहता हूँ नमक छिड़कना, फिर लोगों को बताना, फिर उनको इमोशनल करना, फिर उनको रुलाना और फिर मदद करना, ये क्या हो रहा है? देखें, जहाँ तक मदद का सवाल है तो वो हमें बिल्कुल करनी चाहिए, और खाली माह रमज़ान में नहीं, 12 महीने साल कंटिन्यू करना चाहिए। कंटिन्यू, इंसानियत की खिदमत का तो हमें हुक्म भी है, हमारा इस्लाम भी ये बात का हमें सबक देता है कि हमें मदद करनी चाहिए अपने भाइयों की, बहनों की, सबकी। जहाँ तक बात है नुमाइश की, मैं बिल्कुल भाई की बात से एग्री करता हूँ। आजकल ऐसा होता है कि मैं यंगस्टर्स को भी देख रहा हूँ, उनमें बड़ा जज्बा है कि अपने भाइयों को मदद करें, बहनों की मदद करें, सब यूथ बहुत निकलता है, बट वो फेसबुक लाइव पे जाते हैं। तो जैसे भाई ने कहा ना, इस्लाम की रूह तो ये कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर भी ना हो। इससे क्या होता है कि जो सफ़ेद पोश भी तबका होता है, आप उसके जज्बात को हर्ट करते हैं, ठेस करते हैं, तो आप ज़रूर मदद करें। मेरा आज यही आपके फोरम से, चैनल से यही होगा कि खाली रमज़ान में नहीं करें, पूरा साल करें। हाँ। और ऐसे करें जो हमारे इस्लाम ने हमें तरीका जिस बताया तरीके कि बताया। एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को खबर ना हो। ये जो लोग कहते हैं ना कि नहीं, हम ये जो फेसबुक लाइव जाते हैं या ये जो हम ये दिखाते हैं, इससे दूसरे Motivation, मोटिवेट हाँ, होते ऐसे यही हैं। कहा देखिए, जाता है। मोटिवेट जो है ना, वो आपकी अंदर से जो है ना, आपकी बिल्कुल। कॉन्शियस जो है ना, वो मोटिवेटेड होना चाहिए, वो देख के नहीं होगा किसी से। ज़बरदस्त। सही। आपका अपना ज़मीर जो है ना, वो खुद आवाज़ देता है, तो इंसान अल्लाह की राह में ये खिदमत करनी चाहिए इस तरह। तो ये मेरा नहीं ख्याल है, नुमाइश जो है, ये मैं समझता हूँ कि भाई की बात से जी, मैं एक agree एक पैकेट को 4-4, 6-6 आदमी आकर हाथ लगा रहा है, कोई झुक कर आ रहा है, कोई बीच और में से। दूसरा सर, मैं एक और भी बात ऐड करूं, जब आप देखते हैं अक्सर डीएचए में गाड़ियां जो हैं वो फूड भी दे रही होती हैं, बहुत अच्छी बात है, बट वो जिस तरह चलते हुए जा रहे हैं, लोग उनके पीछे भाग रहे तमाशा हैं, है, फेंक रहे और हैं। आप वो थैलियां बांट तमाशा रहे है। हैं, ये मेरे ख्याल से ये किसी की ज़्यादती नफ्स है। को जो है ना, वो हर्ट करने वाली अच्छा, खास बात है। तौर के हमारे पाकिस्तान में दादा साहब इस तरह का है, और तो कहीं दुनिया में ऐसा माहौल नहीं है, देते हैं दुनिया बस भाई आप दें, हमारे देखें पाकिस्तान का मैं फख्र से कहता हूँ कि हम फिलेंथ्रोपी में भी सबसे ज्यादा है, सबसे ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ये हमारी कौम की खासियत है। बट आप वाली बात सही है, लेकिन कि एडवर्टाइजिंग हमने रमजान के लाजमी अंदर- करनी है। रमजान के अंदर जो है ना, ये जरा एडवर्टाइजिंग वाला चैप्टर बस को जो ये- है ये- हमें ये avoid मुनासिब करना नहीं है, चाहिए, ये ये गैर मुनासिब मुनासिब। अब ये जो जिस तरह मेरी हम नज़र में। आज ईदें मना रहे हैं, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, सब एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, क्या माजी की ईदें और आज की ईद में कोई डिफरेंस है, या कि आज हमने ईद को भी बस कमर्शलाइज कर दिया है, फॉर्मेलिटी है,
वो जो एक हमारा ट्रेडिशन था, हमने नमाज पढ़नी है, हमने सबसे आके ईदी मिलनी है, फिर स्टार्टिंग में हमें कोई अच्छी सी मीठी हमने डिश खानी है, सब वैसा है। आप क्या देखते हैं? नहीं, अब मजा नहीं है। एवोल्यूशन होती है, हाँ। नए नए तरीके आते जाते हैं, तो इवॉल्व तो होता है एज अ मैन, एज अ सोसाइटी हम भी इवॉल्व हो रहे हैं। बट मैं समझता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान में जो ईद की वो जो रूह है, हाँ, सुबह नमाज रूह, पढ़ना, बहुत अच्छा फिर word आपने बड़े कहा। बड़े हाँ। बुजुर्गों से दुआएं लेना, ईदियां बटोरना, फैमिली के साथ गले बैठना, मिलना। गले मिलना, खाने खाना, टाइम फैमिली के साथ क्वालिटी का स्पेंड करना, मैं समझता हूँ अभी भी ये काफी हद अच्छा। तक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड फिर सेकंड डे और थर्ड डे में फिर ये रिवायतें कि जरा हाँ। फ्रेंड्स के से मिलने जाना, चीजें करना, तो पहले ये होता था कि फैमिली के ही लोगों में ईद गुजरती थी। अब ये कि इवॉल्व हो रहे हैं और अच्छी बात है, इवॉल्व होना भी चाहिए, बट बेसिक रूह जो है उसको जरूर हमने प्रिजर्व करना चाहिए। ईद का दिन है, बिल्कुल। तो फिर मैं वो एक खबर देख रहा था निजी टीवी पर, फजल दादा भाई के हवाले से, क्योंकि कायदे आज़म हमारी जान है, फाउंडर हैं इस मुल्क के, उनके नाम से कोई सड़क तामीर हो रही है, कुछ बताएं ना फजल जी, साहब। ये मैं आइवरी कोस्ट का एजाजी काउंसिल जनरल भी हूँ, और मैं आइवरी कोस्ट में मैंने कराची और आबिजान, आइवरी कोस्ट का जो शहर है उसको सिस्टर सिटी डिक्लेयर कराया, और आबिजान ने भी कराची और आबिजान को सिस्टर सिटी डिक्लेयर, तो दोनों सिटीज ने एक दूसरे को सिस्टर सिटी डिक्लेयर कराया। जबरदस्त। अब मैं जब वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पे आइवरी कोस्ट के अंदर लोगों से मिला, सिविल सोसाइटी से मिला, तो पाकिस्तान के हवाले से उनको पता तो है, लेकिन हमारे जो बानी थे कायदे आजम, हाँ। जो एक अजीम तरीन लीडर हैं, और मैं नहीं समझता रिसेंट हिस्ट्री में उन जैसा कोई भी लीडर है बिल्कुल ऐसा। उनके स्टेचर का, तो उसकी नॉलेज बहुत कम थी। और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कह लें कि हमने अपने मुल्क को इस तरह प्रोजेक्ट नहीं किया, या हमने इतना इसको कंसंट्रेट नहीं किया। वहाँ पे गांधी साहब को लोग फिर भी जानते थे, जो थोड़े बहुत जानते थे, बट जिन्ना साहब का नाम से थोड़े से वो मुझे मायूसी हुई कि वहाँ पे लोगों को पता नहीं था। तो मैंने ये जब सिस्टर सिटी का एक पहला इनिशिएटिव ये लिया माशाल्लाह। कि हमने कहा कि हम उनके फाउंडिंग फादर का नाम इधर डालते हैं, इस शर्त पे कि वो हमारे फाउंडिंग फादर का नाम उधर डालेंगे। तो वो जब तय हो गया तो हमने इधर उनके फाउंडिंग फादर के नाम पे रोड किया, और इस साल के एंड तक या अगले साल के बिगिनिंग में मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जो हमारे इज एक्सेलेंसी लेट फाउंडिंग फादर, उनके नाम से एक बहुत बड़ी शारा मंसूख होने जा रही है। तो मैं समझ, और ये पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जिन्ना साहब के नाम से पहला रोड होगा। ओ रियली? तो आप मुबारकबाद के मस्तक मुबारकबाद हैं जी, के मैं मस्तक आपको हैं। सलाम करता नहीं जी, हूँ। थैंक यू सो मच। ये तो हमारा फर्ज है इस पाकिस्तानी, और मैं आपके चैनल से ये जरूर दरख्वास्त करूंगा कि जिस दिन ये इनॉग्रेट हो रहा होगा, हाँ। ये तो हम अपने पाकिस्तानी अथॉरिटीज को कहेंगे कि वहाँ पे चलें और इसको इनॉग्रेट करेंगे इंशाल्लाह मिल। बहुत खूबसूरत बात की आपने। और जिससे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए बायज़े फ़ख्र हैं, और आप वहाँ जाते हैं तो लोग हमसे, हमारे मुल्क से अच्छे ताल्लुकात बेहतर करने के ख्वाहां हो जाते हैं। और फिर ईद है तो हमने ईद पे कैदियों को, और फिर स्पेशल बच्चों को, और फिर ओल्ड एज होम्स में रहने वाले लोगों को भी ना भूलें। ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। हम अच्छी अच्छी बातें कह तो लगाते हैं, लेकिन मुआशरे के इन चीज़ों पर हम आंख बंद कर लेते हैं। दादा साहब, ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? बिल्कुल लम्हा फिक्र। क्या कहेंगे? उनकी ईदें तो जैसे नहीं। देखें, वो भी हमारा सोसाइटी का हिस्सा है। स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं, मैं उनको कहता हूँ वो स्पेशली एबल्ड होते हैं। मैं उनको स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन कहता हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने जब उनसे कोई एक चीज़ की अगर उनमें कभी, तो दूसरी उनमें सलाहियतें बहुत होती हैं। तो हमें वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। और ये ओल्ड एज तो जी हमारा कल्चर हमें इजाज़त नहीं देता कि हम अपने बुजुर्गों को अपनों से दूर कर दें, अपने से दूर कर दें। मैं समझता हूँ ये नाकाबिले माफ़ी बनना शुरू और कर जब दिया। वो ओल्ड होते हैं उन्हें तो हमारी तादाद में हमदर्दियों की इजाफा हो जरूरत है, रहा है। उन्हें तो हमारी देखें, मदद जब की हम जरूरत जब है। नहीं चल सकते थे तो उनने हमारा हाथ पकड़ के चलना सिखाया, और आज जब उनको हमारे हाय हाथ की हाय, जरूरत है, बड़ा हम उन्हें जुल्म है, छोड़ बड़ा दें, तो मेरे ख्याल से हम अल्लाह को भी क्या जवाब देंगे। और इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। जी, ये वेस्टर्न कल्चर जो जी, आ रहा है जी, ना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ये हम उससे ज़रा ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि माँ बाप का बड़ा कलीदी किरदार है। देखें, बच्चा जो होता है ना, उसका माइंड एक स्पंज की तरह होता है। वो देख रहा होता है कि उसके पेरेंट्स किस तरह डील कर रहे हैं बिल्कुल। अपने बुजुर्गों के साथ। वाह वाह। सही तो हमें अपने आप को सबसे पहले सही करना होगा, क्योंकि हमारे जनरेशन जो है वो हमें लुक फॉरवर्ड कर। देखें, हमें जो अदब व आदाब था, आज भी हमारे बुजुर्ग आते हैं तो हम सीट से खड़े हो होकर जाते हैं, मिलते हैं, हम बैठे हुए नहीं मिलते उनसे, और हम सलाम करते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो हाय, हे, व्हाट्सअप,
ये बातें करते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें हमारी जनरेशन को इस पर बड़ा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, और हमें इनको अपनी, ये हमारा हिस्सा है, हाँ, ये हमारे लिए बाइज़े इज़्ज़त हैं सारे, और इनको हमने अपने साथ शामिल करना चाहिए, ना कि इनको एक्सक्लूड करें। इसके साथ साथ मैं एक और भी बात कहना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक हमेशा रहने वाला एक कुव्वत और मुल्क है। इंशाअल्लाह। हमारे जो अफवाज इस वक्त कुर्बानी दे रहे हैं, आज भी आप देखें कि सरहद पे हमारी अफवाज खड़ी हुई है, आज हम इधर ईद मना रहे हैं, हर रोज माँ अपना एक लख्ते जिगर इस मिट्टी की मोहब्बत में कुर्बान करती है, बिल्कुल ऐसे, और फख्र से कहती है। मैं एक क्लिप देख रहा था, एक शहीद के वालिद साहब, जब उनको जो झंडा दिया गया पाकिस्तान का, तो उनने ये बोला कि मेरा बेटे ने गोली सीने पे खाई है तो उसको लाना तदफीन के लिए, अगर पीछे से गोली खाई है तो वहीं दफना देना। बताएं। और वो शुक्र अल्लाह का, उनकी ज़बान से सिर्फ अल्लाह का शुक्र जा रहा था, अदा हो रहा था कि या अल्लाह शुक्र है कि तूने मेरे बेटे को शहादत का रुतबे पे फाइज किया। तो जो ऐसी कौम होती है और ऐसी माएँ और बाप जिस कौम में होते, तो मैं समझता हूँ उस कौम को कोई भी नहीं हरा सकता। और हमारे दुश्मन ये बात आज सुन लें कि ये वो कौम है, ये वो सीसा पिलाई दीवार है जो कि जिसके 70 से 80 हज़ार लोग हमारे कुर्बान हुए, सिविलियन और अफवाज पाकिस्तान के वॉर ऑन टेरर में। हम और वाहिद हमारी ये कौम है, मुल्क है, जिसकी फौज ने टेररिज्म को डिफीट किया, खा वो सवात हो, खा वो नॉर्थ वजीरिस्तान हो, खा वो साउथ वजीरिस्तान हो, जहाँ पे भी हमारी फ़ौज ने ये प्रूफ किया। और हम पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ एक सीसा पिलाई दीवार हैं, जहाँ पे हमारे दुश्मन मैली आंख डालेंगे, हम पूरी कौम एक साथ खड़ी है, ये भी फौज के पीछे। दरअसल इससे पहले हम 1965 में हम बता चुके हैं, देखिए 600 टैंक थे हमारे दुश्मन पट्टों पे अपने जी, और हमारे पास शायद उन दिनों में टैंक ही नहीं थे, हमारे मुसल्लह फौज के पास थे तो बहुत कम तादाद। तो आप देखें कि सियालकोट और लाहौर में 600 टैंक लगा दिए थे उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि जी आप तो कल हम नाश्ता लाहौर में करेंगे, लाहौर जिमखाना में हम चाय पियेंगे। इनका हमेशा चाय पीने का ख्वाब होता है, उस वक्त भी मुंह की खाई, और अभी नंदन और सभी नंदन को भेज के फिर चाय पी कर गए यहाँ से। और देखें जी 600 टैंकों के नीचे जब उस वक्त आर्मी चीफ शायद अयूब खान साहब थे, जब उन्होंने कहा कि भाई मैं खुद आगे मैं इन टैंकों के नीचे लेटने को, तो फिर पूरी कौम निकल गई और टैंकों के नीचे लेट गई, उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया। तो ये तो वो कौम है जी जिन्होंने ये तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती इस कौम की, इसकी बहादुरी की, इसकी गैरत की। और जब 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 मुल्क के पाकिस्तान पर कोई बात आती है तो फिर तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कौम खड़ी है। कितना पाकिस्तान मजबूत है, कितना मुस्तहकम है, ये भी फजल दादा भाई बताते जाएं। लोग अक्सर इंटरनेशनली जो हमारे पुराने दुश्मन हैं, भारत, अफगानिस्तान, वहाँ से ट्रोलिंग हो रही होती है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मैंने एक कोड भी कहा था, पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ लैंड, क्या बात, इट्स अ स्पिरिट, अनब्रेकेबल, अनस्टॉपेबल एंड एवरलास्टिंग। ये एक ऐसी रियासत है जो कि कायम और दायम रहेगी, और जिस कौम में ऐसी माएँ ऐसे सपूत पैदा करती हैं जो हर रोज़ अपने लख्ते जिगर को कुर्बान करके सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करते, इस कौम को कौन हरा सकता है। ये ता क़यामत इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान हमारा कायम और दायम रहेगा। हमारे दुश्मनों ने पहले भी मुल्क की खाई है, मुंह की खाई है, अभी भी मुंह की खाते रहेंगे, ये मैं आपको बता दूं। और ये हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि हम एक ऐसी रियासत में रहते हैं कि जो मजबूत है, मुस्तहकम है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। हमारे पास अच्छे फिलंथ्रोपिस्ट हैं, हमारे पास अच्छे लीडर हैं, हमारे पास अच्छी अफवाज हैं, तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में चाय पियेंगे या पाकिस्तान को हम कमज़ोर कर देंगे, पाकिस्तान में फ़िरका वारियत या मुख्तलिफ वो चेहरे बदल कर दहशत गर्दी या सिविल वॉर के लिए वो पर तोड़ते हैं, इशूज़ को हाईलाइट करते हैं, लेकिन वो कभी अपने नापाक अज़ाम में कामयाब नहीं होंगे। हम इसी तरह ईदें मनाते रहेंगे, हम इसी तरह आज़ादियाँ मनाते रहेंगे, हम इसी तरह जश्न मनाते रहेंगे जब तक ये क़यामत तक पाकिस्तान आज़ाद रहे, ये हमारी दुआ है। बाजवा साहब, क्या आप मैसेज देंगे? ईद हमारे लिए खुशियों का त्यौहार है, और उन दुश्मनों को भी क्या मैसेज देंगे जो हर वक्त तैयार रहते हैं? मैं दुश्मनों को यही मैसेज दूंगा कि आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। आप देख लें कि आप किस तरह हमारी सरहदों पर हमारी मुसल्लह फ़ौज और पीछे पूरी आवाम खड़ी है।
आप देखें कि आज किस तरह हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं, इंडिया मिला हुआ है, फिर अफ़गानिस्तान की तरफ से भी कोई हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा। जो एक हमने जो उनके साथ किया, हमने उन्हें 30 साल तक, अपने 40 साल तक उनकी खिदमत की, मेहमान बनाकर उन्हें रखा, अपना बिरादर बना के रखा। हाँ। सारी जो दहशतगर्दी वहाँ से हमारी मुसल्लह फ़ौज पर हमले हो रहे हैं, हमारी बॉर्डर की तारों को काटा जा रहा है, हमारी सिक्योरिटी को। तो मैं उन्हें भी ये पैगाम देता हूँ, देखो कि आप ऐसा इंशाल्लाह कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे यहाँ जो है, जो जज्बा है, और जिस तरह अभी फजल दादा साहब ने भी फरमाया कि ये मुल्क हमेशा कायम और दायम रहने के लिए बना था। खूबसूरत फॉरेन पॉलिसी और जिससे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में अच्छा रहा। आपके कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी निशान पाकिस्तान से सर नवाजा देखे, गया। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम आपने ले दिया, बड़ी मेहरबानी। तो में सर आपकी वो नवाज- मैं, क्योंकि जो उनको निशान मिला है तो मैं रियली अप्रिशिएट। आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो आपको एटमी ताकत बनाकर वो चले गए इस दुनिया से। आपको कह सर, ये सारे दुश्मन, ये इनकी जितनी भी कोशिशें और काविशें होंगी कभी कामयाब नहीं होंगी। हम एटमी ताकत हैं। हाँ हाँ, बस थोड़ी सी खराबियां हैं हमारी, बस वो अल्लाह पाक उसे दूर फरमा दे। कोई कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान का इंशाअल्लाह। या आप देखें 70-60% हमारे पास नौजवान है, यूथ है हमारे पास। अनस्टेबिलिटी रहती है इस मुल्क में, उसके लिए भी तो हमने कुछ करना होगा ना बाजवा साहब। सर हाँ, इस वक्त हमें लगता है कि हमें बाहर से कम खतरा है और हमारे जी, मुल्क के अंदरूनी बिल्कुल अंदर बहुत ज़्यादा जी, बिल्कुल खतरात ऐसे ही है, हैं। बिल्कुल क्योंकि एक तो जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं उनकी आपस में यकजहती नहीं है, खैर वो कभी भी नहीं होती, वो नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं जिन पे फोकस नहीं हो रहा है। तो ये अंदरूनी मसाइल कैसे हल होंगे? इंसान बाहर वाले दुश्मन से तो मुकाबला कर लेता है, लेकिन अगर घर के ही अंदर बहुत सारे आपस में इत्तफाक ना हो, दुश्मनियाँ ना सही लेकिन इत्तफाक ना नहीं हो, जी, बिल्कुल तो ऐसे। उससे भी बड़े मसाइल होते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ, और मैं सारी सियासी जमातों को, सारी सियासी जमातों से आज ईद के इस मुकद्दस दिन के मौके पे मैं कहता हूँ, यार आपस में आप इख्तलाफ रखें। आप वो तो इक्तदार का लालच है ना जी, मुझे बना दे, मुझे बना दे। यार जब जब इस मुल्क पर तो हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। हाँ। इसके दिफा पर तो सियासत नहीं करनी चाहिए, इसे नुकसान पहुंचा। वो कैसी सियासत है कि हम अपने उस वतन को, उस जरखेज वतन को हम नुकसान पहुंचाएं और इक्तदार की खातिर। तो मैं समझता हूं कि सारी सियासी जमातों को पाकिस्तान के माफ कर देना। आज ईद का दिन है बाजवा साहब, एजेंडा, आज ईद का दिन है, आज ईद के दिन सबको माफ कर जी, देना। सदर मुमलिकत वो सजाओं में भी रिलीफ दे रहे हैं। 180 दिन दे दी हमने, कैदी नंबर 804 को भी दे दी। हाँ, माफी दे, सबको माफी देना सर। तो हमने तो सबको दे दिए जी। सदर मुमलिकत ने तमाम पाकिस्तान में जितने भी जेलों में कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं या वो बंद हैं, तो वो उन्हें सबको ईद की खुशियों में शामिल किया। 180 दिन की उन्हें। चलो, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं फजल करीम दादा भाई से करना चाहूँगा। हालांकि वो जितने अच्छे फिलंथ्रोपिस्ट हैं, जितने अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो मुझे उम्मीद है वो जवाब भी वैसा ही देंगे। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में एक बड़ा मसला रहा है। बीइंग पार्लियामेंट है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, सेनेट है, लेकिन फिर भी वजह क्या है कि हम मार्च, धरने, लॉन्ग मार्च, इससे अभी बाहर नहीं आए। एक स्मूथ ऑपोजिशन भी हमें नहीं मिलती। देखिए, मैं आज ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगा पॉलिटिक्स पे, बट एक कोट बोलूँगा। हाँ, ग्रोइंग ओल्ड इज़ इनएविटेबल, ग्रोइंग अप इज़ ऑप्शनल। आप बुढ़े तो हो जाते हैं, एज तो आपकी हो जाती है, आप ग्रो ओल्ड तो कर जाते हैं, लेकिन ग्रो अप जो है वो अब हमें करना पड़ेगा। अब हमारे सियासी पार्टियों को ये समझना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा और मुल्क के लिए अब सोचना पड़ेगा। सबसे पहले पाकिस्तान को रख के सोचना पड़ेगा, और पाकिस्तान के इश्यूज पे मैं समझता हूँ सियासत नहीं होनी चाहिए। बाकी आप अपनी सियासत को जो है वो चमकाते रहें। और ये भी कोई एडवाइस भी देते जाए ना सर, चूँकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान को किस सिमत लेके जाना है, तो वजह क्या है? हम सब स्टेक होल्डर्स को लेके क्यों नहीं बैठते? मुझे याद है उस वक्त 2007-8 में गालबन जरदारी साहब ने सबको कहा था कि आए मिल के चलाते हैं इस मुल्क को। देखिए, वो कहते हैं बड़े दिल का मुजाहरा। देखें, ये पॉलिटिक्स में ये बातें ज़रूर होती हैं, अच्छा। फेवरेट ये रेट्रिक ज़रूर होते हैं कि आए सब चलाएं, बट कोई अपना पावर शेयरिंग को बर्दाश्त नहीं करता। और बात ये है कि वही मैंने कहा, पॉलिटिकल मैच्योरिटी अब आना ज़रूरी है।
हमारी जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, किसी को 3 दफ़ा 4 दफ़ा इख्तियार मिला है, किसी को 3 दफ़ा मिला है, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे। और ये सारे इतने पॉलिटिकली वाइज लोग हैं कि अगर ये सर जोड़ के बैठे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल बहुत आसानी से हल हो सकते हैं। लेकिन नियतों की बात है और पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले पाकिस्तान फर्स्ट। ये मुल्क है तो सबसे पहले पाकिस्तान, ये मुल्क नहीं है तो कोई भी चीज़ नहीं। बीइंग कॉन्सल जनरल ऑफ आइवरी कोस्ट, और मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है और फॉरेन अफेयर के जितने भी इदारे हैं, क्या वो ठीक काम कर रहे हैं या कि इससे अच्छा हो सकता था और इनकी अभी स्पीड स्लो है? जैसे मैं वहाँ जोड़ता हूँ, जब आपने कहा कि जब मैं गया तो वहाँ पर जिन्ना साहब को इतना लोग नहीं जानते थे, तो ये भी अगर हमारे लोग अच्छा काम करते, हमारी मिनिस्ट्रियाँ, तो शायद वो ज़्यादा जानते। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी मिनिस्ट्री गलत काम करती है या अच्छा काम नहीं कर रही। देखिए गुंजाइश फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा रहती है। और देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा जो सक्सेस है कि हम वी आर अ पीस लविंग कंट्री। ज़बरदस्त। और हमने हमेशा पीस को प्रमोट किया। Really हम हमेशा एक पीस के डायलॉग को प्रमोट करते हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी फॉरेन ऑफिस को भी कि उसने हमेशा पाकिस्तान के मौकिफ को भरपूर डिफेंड किया है। लेकिन देखिए बात ये कि हर आदमी अक्ल कुल नहीं होता, हर बात पूरी नहीं होती है, तो गुंजाइश तो रहती है ना इम्प्रूवमेंट की। तो मैं समझता हूँ कि हमारा फॉरेन ऑफिस बहुत बेहतर काम कर रहा है और आगे मजीद आप देखेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज पूरे वर्ल्ड में अप्रिशिएट होंगी, हो भी रही हैं और आगे भी होंगी इंशाल्लाह। और बहुत खूबसूरत बात की फजल करीम दादा भाई ने, और मुझे प्रोड्यूसर साहब काफ़ी देर से ब्रेक का कह रहे थे, लेकिन इतनी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हमारी चल रही थी। और फिर चूँकि आज ईद का सेकंड डे है, हमारी कोशिश है कि आपको ज़्यादा बोर भी ना करें, तो गालबन आज आप अच्छी संजीदा गुफ्तगू बहुत संजीदा हो गई है। और अब हम कोशिश करेंगे कि ब्रेक के बाद जो है बहुत ही लाइटर मोड पे और ईद के हवाले से बात करें, क्योंकि साजिद साहब भूल गए कि ये इस वक्त इनका जो है पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं हो रहा है, हम ईद के दिन ईद शो कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं सर, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दीगर मेहमानों से मिलवाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू द ब्रेक। और नाज़रीन, यहाँ पर जो है ईद का सेकेंड डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ। और जो है एक मेहमान ने हमें जो है ज्वाइन किया है, उनके हवाले से मैं बताती चलूँ कि उनका ताल्लुक जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी से है और जो है माशाल्लाह से उनका जो है फर्नीचर का शोरूम है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शेख खुर्रम साहब की और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, ईद मुबारक सर। और बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे इस जो है प्रोग्राम का हिस्सा बने। और यहाँ पर जो है मैं अपने मेहमानों के साथ ही साथ जो है मैं सेलिटेक्स, जी हाँ, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये खूबसूरत जोड़ा भेजा है। और जो है पूरे रमज़ान जो है उन्होंने हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं उन्हें भी जो है सेलिटेक्स ने जो है उन्हें गिफ्ट्स दिए हैं। और मैं ये बताती चलूँ कि पर्सनली सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे ये ईद का जोड़ा भेजा है, बल्कि इसलिए मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है क्योंकि ये एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में बहुत अच्छी अपनी जो है जोड़ों को जो है वो फ्लेयर करता है, यानी ब्रांडेड है। तो जो है ज़रूर जाएं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ज़रूर आप लोग जो है जाएं। ये लोग ना तसव्वुर करें कि ये नादिया जो है ये खुद नहीं कर रही, वैसे ही अच्छी चीज़ बिल्कुल है। अच्छा, मैं हमेशा से शॉपिंग करती हूँ, ये सेलिटेक्स वालों ने तो दिया, लेकिन मैं पहले भी जो है इनके जोड़े बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना कि इनकी प्राइस बड़ी इकोनॉमिकल है, जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। फजल दादा भाई को हम काफ़ी देर से बिठा के बैठे हैं, मुझे उन्होंने कहा था साजिद भाई ईद का सेकंड डे है लेकिन आ गए हैं तो फिर एक जगह जाना भी है, तो फिर हम भी आपको सर छोड़ेंगे, आपके टाइम के मुताबिक इजाज़त देंगे आपको। दादा भाई ईद का सेकंड डे, जाते जाते किन लम्हात और किन इश्यूज़ को और किन एडवाइजेस, मतलब किन उन चीज़ों को आप एडवाइस करना चाहेंगे कि हम को जो तरक्की की जो मंजिल है हम उसको जल्दी हासिल कर लें, कि यार हम अगर इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दें तो मंजिल दूर नहीं है।
सबसे पहले तो जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें रमज़ान का ये साल भी नसीब फरमाया और ईद का ये खुशियों को सेलिब्रेट करने का मौका दिया। जहाँ तक हमारे प्यारे पाकिस्तान की बात है तो देखें, पाकिस्तान को बड़े मसाइल दरपेश थे और एक वक्त था जब लोग कह रहे थे कि ये दिवालिया होने जा रहा है और अब इसका ये बैंकरप्ट हो जाएगा श्रीलंका की तरफ। लेकिन इस मुल्क के जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इस मुल्क में जितना पोटेंशियल है, अल्हम्दुलिल्लाह ना हम डिफ़ॉल्ट किए और ना ही हम किसी भी आगे किसी मरहले में ऐसे तकलीफ़ में मैं देख रहा हूँ। लेकिन हमें फोकस और डेडिकेशन के साथ अपने नई इंडस्ट्रीज़ पे, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमने अपने इनपुट्स बढ़ाने, यानी कि हमारी जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हमने उनकी बेस को बढ़ाना है। तो जिसमें मैं ये जिक्र करूंगा कि SIFC एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, खा वो ब्लू इकोनॉमी हो, खा वो माइंस एंड मिनरल्स हो, खा वो IT का शोबा हो, खा वो एग्रीकल्चर का शोबा हो, इन सारों के अंदर मैं समझता हूँ ये वो शोबे हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल लाई करता है। मैं यही कहूँगा कि जब तक हमारे बिजनेसमैन इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो हम ये कभी भी इसको हम आगे नहीं ले जा सकेंगे। तो SIFC देखें, सब बिजनेसमैनों का एक ही तकलीफ होती थी कि यहाँ पे आप कोई नए प्रोजेक्ट डालने जाएं तो इतनी NOCs हैं कि हम वो प्रोजेक्ट की लाइफ ही लिव हो जाती है और उस प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। अब ये वन विंडो ऑपरेशन है, मैं समझता हूँ इसका फायदा उठाना चाहिए और ये ना समझें कि बाहर से कोई आएगा मदद करने। आपने अपनी मदद आप करनी है, आपने पाकिस्तान पे भरोसा रखते हुए अब मदद करनी है। और जिन लोगों ने जब ये डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, कुछ पैसा बाहर भी भेजा, मैं एक बात कहूँगा कि आपका मुल्क है तो आपके मुल्क में आपका पैसा सेफ है। बाहर वाले तो सिर्फ इतना कह दें कि ये मुल्क में दहशतगर्दी का अनसब रहता है तो आपका पैसा सीज हो जाता है। इस मुल्क में लाएं, इस मुल्क में लगाएं पैसा, इस मुल्क में जितना आप कमा सकते हैं और किसी मुल्क में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्या बात है। और चूंकि मार्च गुजरा है सर और फिर 23 मार्च रेजोल्यूशन डे ऑफ पाकिस्तान, तो बहुत सारे लोगों को एजाज़ात भी दिए गए। फजल करीम दादा भाई, एजाज़ात बहुत सारे दिए गए, मेरिट पर दिए गए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, उनकी बड़ी खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, जिसमें एक बड़ा नाम मैं लूँगा और मैं चाहूँगा कुछ आप नाम भी ऐसे लें। जाते जाते ईद के दिन हम आपको, आपकी सर्विसेज को याद कर रहे हैं। हुनैद लखानी साहब। जी बिल्कुल, हुनैद लखानी साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन सेक्टर में भी, फिलैंथ्रोपी में भी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वो हम में से नहीं है अब और हम में नहीं रहे अब। ये बड़ा एक अच्छा अवार्ड था, हुसैन दाऊद साहब को मिला। मैं उसके लिए भी बहुत खुश हूँ कि वो भी बड़ा वेल डिजर्विंग था। जावेद जब्बार साहब को मिले। तो ये वो लोग हैं जिनने पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया है और आइंदा भी, और ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनते हैं आगे आइंदा आने वाले दिनों के लिए, लोगों के लिए, कि वो भी अगर मेहनत करेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान उनको भी सराहेगी। रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। और फजल भाई को हम सर इजाज़त देंगे, आप हमारे सर का ताज हैं, आप इस मुल्क का फ़ख्र हैं, लेकिन हम नए मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द ब्रेक। और जो है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त ईद ट्रांसमिशन हमारी चल रही है और आज ईद का दूसरा दिन है और अभी हमारे कुछ नए गेस्ट ने, एक हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जी हाँ, मैं उनका तारुफ करवाती जाऊँ। वैसे तो माशाल्लाह उनके इतने ओहदे हैं और उनका ताल्लुक जो है, जी हाँ, वो पुलिस से रहा है। बिल्कुल, तो जहाँ पर मैं हूँ और वहाँ पर पुलिस का कोई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और मैं उनको मौका दूंगी कि वो अपने सारे ओहदे खुद बताएं, लेकिन मैं उनको बस एक उनका जो ओहदा है जो मैं बताऊंगी, उसके बाद मैं उनको कहूँगी कि सर अपना इंट्रोडक्शन आप खुद ही दें, क्योंकि माशाल्लाह इतने सारे ओहदे आपके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मजहर अलवी साहब की, जो कि जस्टिस ऑफ पीस हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक सर। ईद मुबारक सर। क्या बात है, कैसी गुजरी है सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे इतने डेजिग्नेशन, इतने ओहदे, वो हमारी होस्ट परेशान हो गई कि आप भी बता दें। बताइए जरा। ये मसला ये कि ड्यूरिंग सर्विस जब मैं AIG लीगल था तो मुख्तलिफ किस्म के असाइनमेंट्स मुझे बाय द सुपीरियर अथॉरिटी, कंप्यूटर अथॉरिटी ने मुझे डेलीगेट किए थे, तो उन पे मैंने काम किया। तो उसके हवाले से
बात की है। तो मैं AIG लीगल के हैसियत से रिटायर्ड हुआ हूँ सिंध पुलिस से, AIG लीगल 3 हैसियत से, और SP मिलिट्री भी रहा हूँ। आई कंडक्ट द केसेस बिफोर जुडिशियल फॉरम फॉर आर्मी, 5 कोर के साथ काम किया है, और अल्लाह का शुक्र है हम अपने काम में टास्क में कामयाब हुए हैं। हाँ। समझे ना। और एडवोकेट हाई कोर्ट सिंध भी हूँ, इस वक्त प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो और उसके अलावा हमारी एक NGO है जिसकी पहचान ये है कि इंसानियत का एहतराम पाकिस्तान की शान, क्या बात है, LV वेलफेयर सोसाइटी। क्या बात है, समझे ना। तो इंसान के एहतराम में तो ईद मनाई जाती है और सबके साथ मनाई जाती है, सबके साथ मनाई जाती है। ये स्पिरिट है। एक मिथ है कि ये जो वर्दी पहनने वाले जो लोग हैं या जो ये जजेस हजरात हैं, ये बड़े सीरियस मिजाज होते हैं। जी हाँ जी, बड़े सेंसिटिव होते हैं क्योंकि नेशनलिज्म। अच्छा। अगर सेंसिटिव नहीं हो तो फिर पुलिस, हाँ बिल्कुल, जितनी पुलिस सेंसिटिव है ना, मैं ये दावे से कहता हूँ इतना कोई डिपार्टमेंट सेंसिटिव नहीं होता। क्योंकि वो आवाम के दर्द को अपना दर्द महसूस करते हैं। हाँ। जस्ट फेयर उनकी कोशिश होती है देन एंड देयर आपको रिलीफ मिले। ये अलग हालात और वाकयात होते हैं कि रिलीफ लेटर बेस डिले बाय सम सर्कमस्टांसेस, बाय सम इंसिडेंट, लेकिन पुलिस की कोशिश होती है ईद कैसी गुजर रही है आपकी नाउ डेज? बहुत अच्छी गुजरी है। हाँ। लोगों से मेल मिलाप हो रहा है, बांट रहे हैं। जी हाँ, ईद बांट भी रहे हैं। भी है या सिर्फ बांट ही नहीं, अब तो बांटने का टाइम आ गया, मिलने वाला तो खत चैप्टर क्लोज हो गया। ओके, अब सिर्फ देते हैं बस। अब देने का काम आ तो गया। सर मजा किस में आता था, जब ईदी लेते थे या अभी देना पड़ रहा है? असमें दोनों के अपने अपने टेस्ट हैं। हाँ। उस टेस्ट को आदमी भूल नहीं सकता, देने में भी मजा और लेने में भी मजा है। क्या बात है। अब आदमी किसी को ईद देता है, छोटे बच्चे को तो दुआ भी लेती है, हाँ। बुजुर्गों को देता है एहतराम में, बूढ़े आदमी को तो उसकी भी दुआ मिलती है। तो ईद तो एक दुआओं का जश्न है, अगर देखा जाए बात है, दुआओं का जश्न है, बिल्कुल इसको मनाना चाहिए और दिल से मनाना चाहिए। दिल से मनाना चाहिए। बहुत सारे लोग बैठे हैं सर, दीगर के पास भी आते हैं। सर आपकी कैसी गुजरी? जी बहुत अच्छी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान खैर खैरियत से गुजर गए। एक नई अल्लाह ने फिर ईद हमें दी है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। आपको कोई ईद देने आता है? कोई बुजुर्ग, कोई खातून, कोई दादी, या के बस आप हम ईद देने वाले हैं? नहीं, अब तो ज़्यादा देनी पड़ती है। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वालदा से ईदी लेता हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। वो हमें देती हैं हर साल ईदी। वो फीलिंग्स बताएं ना कि जब आपको आज भी ईदी मिलती है, और वालदा जिनकी हयात है वो मुझे वो हज़रत मूसा को शायद एक अल्लाह ने कहा था कि भाई अब संभल के आना। जी बिल्कुल। अब आपकी, हाँ, अब आपकी वालदा नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे फीलिंग्स जरा वो बताएं फीलिंग्स ना। तो मैं हाँ। लफ्जों में आपको बयान नहीं कर सकता। हाँ। बट बाकी वो एक अल्लाह की नेमत है, हमारे ऊपर रहमत है अल्लाह की, कि अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ रखे। जिनके पास है वो कदर करें, बिल्कुल कदर करें, है ना? बिल्कुल कदर करें। ये दोबारा नहीं आते, ये नहीं ये आ रिश्ते, सकते। ऐसे रिश्ते मिल ही नहीं सकते। हर चीज मिल सकती है सच्चे दुनिया में। रिश्ते जिनको हम बिल्कुल कहते हैं सच्चे कि यार ये किसी के साथ गलत नहीं बिल्कुल कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि बचपन में हमें जब ईदी मिलती थी तो फिर हम वो जमा करते थे, और फिर एवरी ईयर एक नया ट्रेंड होता था। किसी ज़माने में हमने छोटी छोटी गाड़ियाँ लेनी है, रिमोट वाली कारें लेनी है। आपके भी ऐसे शौक थे? जी हाँ बिल्कुल, ये था हमारे ज़माने में। एक साइकिल का बड़ा शौक होता था। अच्छा। कि जब वो पैसे जमा करके साइकिल लेनी है। फिर वो ज़माने में नए नए वो गेम्स आए थे छोटे। अच्छा। वो होते थे कि भाई पैसे जमा करके वो लेने हैं। वैसे तो सारी चीज़ें वालिदैन कर ही लेते थे, लेकिन ये कि फिर भी एक अपनी वो अपने हाथ में पैसे आते थे तो उसका भाई एक हमें अलग मजा उसकी होता एक अलग प्लानिंग होती थी कि इन बिल्कुल। पैसों का हमें ये करना है। अच्छा ये भी होता था कि बचपन में जैसे हम छोटे होते हैं तो वो ईदियाँ मिलती हैं तो वो अम्मियाँ रख लेती थी कि बच्चे खर्च कर देंगे, नहीं खर्च नहीं, इधर उधर गुम कर देंगे। तो ये भी होता था, हम अम्मी से इस बात पे भी नोक-झोंक होती थी। जब हमें जरा होश जब नहीं आया था, जब होश आया तो फिर हम खुद ही रखने लगे। अच्छा, इस वक्त ईद पर यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं का भी ख्याल रखना बिल्कुल चाहिए। चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो आज ये सब हो रहा है या कि कमी आ गई? आज हम कमर्शियलाइज हो गए हैं, बस अब हम इन चीज़ों को देखते ही नहीं है, बस ठीक है ये वो कहते हैं ना, बस बातें ही रह गई हैं, या अमलन आपको दिख रहा है कि नहीं यार मैं वो एक आंसर है आज भी? मैं आपको ये बात बहुत वसूख से कह सकता हूँ कि माशाल्लाह आप पूरे रमज़ान देखें और उसके बाद ईद देखें तो माशाल्लाह हमारे यहाँ जो लोग हैं वो खर्च करते हैं, और सिर्फ अपने ऊपर नहीं, अपने साथ, अपने लोगों के साथ, अपने जो ज़रूरतमंद हैं उनके साथ। तो माशाल्लाह आपने इफ्तारियों देखी होंगी, जो माशाल्लाह एक सिलसिला होता है हमारे यहाँ रमज़ान में। बिल्कुल। उसके बाद माशाल्लाह ईद पे भी लोग बहुत ख्याल करते हैं। ज़बरदस्त। और अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब को भी गालबन हम इजाज़त देंगे, आप भी पहले सेगमेंट से हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब जाते जाते क्या नसीहत करेंगे नौजवानों को, और उन नौजवानों को कि जो अब अमली तौर पर ज़िंदगी में उतरेंगे,
क्या मैसेज देंगे? आजकल बड़ी मायूसी है जी, सोशल मीडिया पे भी जाएं तो वहाँ भी मायूसी। फिर जो नौजवान पास आउट होके आते हैं उनको कहें, वो कहते हैं जी वो मैंने अप्लाई किया जी नौकरी नहीं मिलती, क्या कहेंगे? मैं नौजवानों से यही एक उन्हें अपना ईद के इस मुसर्रत भरे दिन पर उन्हें ये पैगाम दूंगा कि वो अपनी मेहनत, अपनी लगन पर भरोसा रखें। ये जो शॉर्टकट वगैरह मारते हैं और ये जो मैं मुख्तलिफ़ तरीके आ गए। हमारे जब ज़माने में जब हम स्टूडेंट थे तो बड़ा सीधा साधा दौर होता था, आपने पढ़ना है और इम्तिहान देना है। अब ना जाने कौन कौन से, तो एक तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि ये शॉर्टकट अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अगर उन्होंने कामयाब एक पाकिस्तानी नौजवान बनना है तो ये शॉर्टकट वाला चैप्टर अपने दिमाग से निकाल दें कि हम बहुत जल्दी बड़े बंदे बन, भाई बहुत जल्दी आप कैसे बंदे बड़े बन जाएंगे आप? तो ये मैं नौजवानों को कहूँगा वो अपनी मेहनत पर, अपनी एजुकेशन पर पूरी तवज्जो दें और अपने ये मुल्क तुम्हारा है, ये आपने आगे जाके संभालना है। देखो अब हम हमारी अब उम्रें तो इस मुल्क की भागदौड़ संभालने वाली नहीं रही हैं। अब हम तो एक ओल्ड सिटीजन बन गए। अब आप लोगों का ये मुल्क है, आप इससे मोहब्बत करो। और मैं एक छोटी सी सियासी जमात से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप उस जमात का हिस्सा बने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी जमात का, आप उस जमात का हिस्सा बने जो इस मुल्क की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए आप काम करें। और जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रही हैं जो कुव्वतें, आप उनके सामने खड़े हो जाएं। आप 60% हैं इस मुल्क में, आप 70% हैं हमारे यूथ हमारे इस मुल्क में। बड़ी खुश, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया का आप देख लें नक्शा उठाकर, जितनी यूथ अल्लाह सुभान अल्लाह ने हमारे मुल्क में हमें दी है, ये तो बहुत बड़ी ताकत है हमारी। बस थोड़ा सा इन्हें गाइडलाइन सही मिल जाए, थोड़ा सा इन्हें ये, और फिर ये जो करप्शन वाला जो एक घुन हमारे जिस्मों में, हमारे नसों में, हमारे खून में शामिल होता जाए, इन चीज़ों को दफ़ा करें। अल्लाह सुभान अल्लाह पर भरोसा रखें, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें और मेहनत करें। मेहनत बस मेहनत, हमें फिर मंजिल मिलेगी जी इंशाल्लाह। और वो मंजिल मिलेगी जो कभी आपसे वापस नहीं जाएगी। क्या बात, जो आपने शॉर्टकट करके या करप्शन करके या पता नहीं, फिर मैं भूल जाता हूँ कितने तरीके का, आप उन सारे तरीकों को हटा दें। अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दें, अपने वालिदैन का एहतराम करें, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। ब्रेक लेते हैं सर, और बाजवा साहब को इजाज़त देते हैं। ब्रेक लेते हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, ईद मना रहे हैं हम, और इसके बाद दीगर मेहमानों से भी हम मज़ीद सवालात करेंगे और उनसे पूछेंगे उनकी ईद कैसी जा रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और हम लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं, और लास्ट सेगमेंट में दो मेहमान जिन्होंने हमें बहुत देर ज्वाइन किया है, तो हमने इनसे बहुत सारी बातें करनी है। और मज़हर हुसैन अलवी साहब मुतादिद ओहदों पर रहने के साथ साथ आप सर अहले बैत के वकील भी हैं, आप ज़ाकिर भी हैं। तो फिर ये बड़ा एक मनसब ऐसा है कि मेंबर पर बैठ कर मजालिस पढ़ना, फिर एक लोगों का जम्मे गफ़ीर। फिर मैं कुछ अरसा पहले एक ख़बर देख रहा था, अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ अमेरिका, वो कह रहे हैं पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो पूछ लेते हैं इस पे भी, और फिर हम ज़रा ईद में भी आते हैं लाइटर मूड में। अलवी साहब जी सर, तो क्या ये टाइम्स ऑफ अमेरिका सही लिख रहा है कि पाकिस्तानी ज़्यादा कुछ मज़हब के मामले में एक्सट्रीमिस्ट लेवल तक जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं? नो, दैट इज़ नॉट ए फर्स्ट थिंग। ये तो हमेशा तयशुदा बात है। हाँ, कि पाकिस्तानी मजहब के मामले में इमोशनल भी है और एक्सट्रीम भी है ना, इत्तेदाल पसंद नहीं है। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि जिससे आप बोले यार ज़बरदस्त जी, कोई अच्छा एक्सपीरियंस आपका इस हवाले से, चूँकि आप ज़ाकिर अहले बैत भी हैं? अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है। क्या बात है, ज़बरदस्त। और हम सबको अमन की जद्दोजहद में इस्लाम को प्रोड्यूस करना चाहिए, वो पिक्चर पेश करनी चाहिए। क्योंकि हमारे नबी पाक के पास वो पावर थी कि अगर ज़मीन को चाहते तो वो पूरी आसमान हर चीज़ गिरा सकते थे, बताएं, उंगली के इशारे से हर चीज़ अपने मकसद की हासिल कर सकते थे, जिसे आज के दौर में पावर कहते हैं, सॉवरेटी कहते हैं। हाँ। तो सॉवरेटी हमारी अंबिया और मासूमीन के हाथों में थी। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही सर, किसी आर्म्स के मोहताज नहीं थे।
समझ ना। अबू ज़र गफ़ारी बड़े गरीब हुए, यहूदी ने कहा कि मैं मौला बड़ा गरीब हो गया हूँ, कर्जा बड़ा हो गया है। जैसे आके बैंकर आ जाते हैं पैसा मांगने, तो उन्होंने यहूदी से कर्जा ले लिया था। तो यहूदी रोज आता था उनके दरवाजे पे, ठक ठक ठक, हैं पैसे दो जी। वो मौला के पास गए, मौला बहुत परेशान कर दिया यहूदी ने मुझे। तो जनाब मौला मुश्किल कुशा इमाम मुत्तकियान ने कहा कि वो पत्थर उठाओ। पत्थर उठाया, मौला ने अपने हाथ में लिया, उसको वापस दिया तो सोना हो गया। कहा यहूदी का कर्जा दो। वो यहूदी के पास चला गया, कहा ये सोना दिया मुझे अली ने, तुम इसका जितना तुम्हारा कर्जा है वो काट लो। यहूदी बड़ा उस जमाने का जो था जस्टिफिकेशन रखता था, उसने उतना सोना लिया जितनी उसका कर्जा था, बाकी अबू ज़र गफ़ारी को वापस कर दिया। अबू ज़र गफ़ारी ने उसको लिया, फिर नहर में फेंक दिया। बात जा रही थी छोटी सी नहर पानी की, उसने कहा ये तुमने क्या किया? उन्होंने कहा हमारा देने वाला सलामत है तो मुझे इसकी सरमायाकारी क्यों करें? बड़ा सबक है। तो ये इस्लाम के जो काबरीन है उन्होंने हमेशा सब्र, तहम्मुल और मीशत में भी इत्तेदाल पसंदी दिखाई है, सरमायाकारी करनी नहीं सिखाई है। तो इससे अच्छा कोई पिक्चर इस्लाम लेकिन अब लगता है हम ये सबक भूल गए हैं। नहीं भूले नहीं है, गफलत में पड़ गए। गफलत में पड़ गए, भूलेंगे तो उस दिन तो क़यामत आ जाएगी, है ना। ऐसा हो नहीं अच्छा, सकता। आप एक निजी एनजीओ भी चलाते हैं और फिर माजी में आपको याद होगा बहुत सारी एनजीओ और उनके अकाउंट्स और फिर पता नहीं क्या क्या क्या, तो फिर कैसे पता चले हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन? आजकल सारे ही लोग एनजीओ चला रहे, रियली अप्रिशिएट, अच्छी बात है कि हमारे यहाँ हर आदमी सोशल। देखिए मैं तो अपने घर की एनजीओ की बात करूंगा, मुझे दूसरे घर में झांकने की परमिशन ना कोई देगा ना मेरी, मुझ में इतनी मॉरल एथिक्स मुझ में होनी चाहिए है कि मैं दूसरे घर में ताना झांकी, क्या कहते हैं क्या बात है, ना ताका झांकी, ताका झांकी ना करूं। तो अगर मैं करता हूं तो समझो फिर मैं लिबरल मुसलमान नहीं हूं, ना लिबरल पाकिस्तानी हूं। आउट ऑफ एटिकेट से, रूट से जब हट गया ना मैं, तो मुझ पे दो लेबल लगेंगे कि वेदर आई एम मुस्लिम या वेदर आई एम पाकिस्तानी। तो मुस्लिम और पाकिस्तान साथ साथ हैं। कायद आज़म ने पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था कि मुस्लिम की डेफिनेशन अलग हो, इस्लाम की अलग हो। पाकिस्तान की डेफिनेशन और मुसलमान की डेफिनेशन एक है, अमन और आतिशी। जो इस पे चल रहा है वही कामयाब। जबरदस्त। ईद पर कौन सी डिश बनवाना और खाना पसंद करते हैं आज भी? क्या ट्रेडिशनल डिश है आपकी फैमिली की, खानदान की? कोई होती है ना कि ये बनाओ भाई। भी हमारी तो हर डिश अच्छी लगती है। और वैसे मुझे जो फेवरेट डिश अच्छी लगती है वो एक ऐसी सवैयां होती है जिसे कमामी बनारसी सवैयां कहते हैं। ओके, जबरदस्त। हमारे घर में बनती है, आप आइए मेरे पास, आपको खिलाऊंगा। अभी होगी, खत्म नहीं हुई होगी, बनती है वो 7 दिन तक चलती है, इतना बनती है क्योंकि दूध में बनती है, पानी का इस्तेमाल ही नहीं उसमें, पानी का इस्तेमाल ही नहीं उसके अंदर। अच्छा, प्योर मिल्क में बनती है। बस अभी हम आ रहे हैं और साथ में हम इंग्रेडिएंट भी पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी जो कंपोजिशन है वो भी आपको बताएंगे हम, और आप मुझे अपना एड्रेस दीजिएगा, मैं फूड पांडा के जरिए आपको घर भिजवा दूंगी, आप आएंगे। कम्युनिकेशन का ये भी सिस्टम अच्छा चल पड़ा है, टेक्नोलॉजी हाथों हाथ हर चीज भेज देते हैं। चले सर, आप चूंकि आप बिजनेसमैन भी हैं, फिर सिविल सोसाइटी से भी आपका ताल्लुक है, रमज़ान बाकी महीनों से ज़्यादा मसरूफ़ जो हमने एनालाइज किया कि यार इफ्तार फिर यहाँ दावत, फिर वहाँ दावत, फिर उम्रे पे जाना है, टाइम ही नहीं मिलता। फैमिली के साथ ईद गुजरती है? जी बिल्कुल, फैमिली के साथ। अच्छा, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों में, रिश्तेदारों में नहीं, या फैमिली प्रायोरिटी पर? पहला और दूसरा दिन तो फैमिली के लिए ही। हाँ। तीसरा दिन होता है कि अगर आपको फुर्सत थोड़ी मिल गई तो एक दोस्तों के साथ फिर थोड़ा सा चस है, मज़ा है, इंजॉय कर रहे हैं ईद को अल्हम्दुलिल्लाह, या कि नहीं बस ठीक है, बस गुजारा है। वो जिससे आजकल हम पूछते हैं ना सर, वो कहता है यार बड़े बुरे हालात हैं साजिद भाई, जिससे पूछे पाकिस्तान बड़े हसास मामला से गुजर रहा है, तो हम कहते हैं यार कोई अच्छी बात कर लो। आपके यहाँ हसासियत है या आप कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तरक्की करते जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं? साजिद भाई, ये मामला तो मेरे ख्याल है पिछले कई सालों से इसी तरह ही चल रहे हैं। अब हमें थोड़ा सा, एक तो हम आदी भी हो गए शायद इन हालात, आदी हो गए, और शायद अब हमें खुद भी अपने अंदर, असल में हमें अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है, ठीक है ना। हम जब अपने अंदर चेंज लाएंगे तो बाहर खुद ब खुद चेंज आ जाएगा। तो हम बाहर की चीज़ों पे अपने ऊपर असरअंदाज ना होने दें, अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को देखें। बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें, हम असल में थोड़ा सा फोकस करते हैं नेगेटिव चीज़ों को। सही। तो हमें चाहिए हम पॉजिटिव चीज़ों को देखें। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारे अच्छे मामलात हो रहे हैं मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर फोकस करें तो इंशाल्लाह
बहुत चलिए अच्छा। भाई, ये तो बात होगी। अब ये बताएं कि खाने पीने के जो है क्या स्पेशल डिश होती है जो ईद के दिन आपके खानदान की ट्रेडिशन है और वो बनती है, कौन सी देखिए है? एक तो रिवायती सिवैयाँ तो मेरे ख्याल हर घर में ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके अलावा हमारे यहाँ होती हैं एक शामी कबाब, बड़े हमारे यहाँ जबरदस्त। एहतमाम से बनते हैं। अच्छा, दही बड़े बड़े एहतमाम से बनते हैं। और एक कचरी कीमा होता है हमारे यहाँ, कचरी कीमा। जबरदस्त वो जबरदस्त। भी बड़े एहतमाम से बनता है। तो ये चंद चीजें हैं, इसके अलावा फिर बाकी चीजें ऑप्शनल है। क्या ये बात है। कंपलसरी है। तो अच्छा। सर चूंकि जब मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, गालबन बड़े कहते हैं ना हंसमुख मिजाज आदमी है आप। तो सर ईद के हवाले से कोई मौसीकी, कोई अच्छा शेर, कोई गजल हो जाए, कोई हमारे देखने वाले बोले हाँ यार नहीं, जबरदस्त अगर ईद आप के हवाले मुझे ये से। पहले से कहते ना, मैं कुछ तैयारी करके आता। यही तो सरप्राइज होता है। देखिए जैसे गुनगुनाते हैं ना नहीं, routine शेर व में। शायरी का सिर्फ मुझे सुनने की हद तक शौक है। बस सिर्फ सुनते हैं हम, बस एंजॉय करते हैं, बस मजे लेते enjoy हैं। करता हूँ। लेकिन अगर कोई हमें पूछ रहे, हम बोलते याद ही नहीं है ना। अच्छे स्टूडेंट रहे आप माजी में? एक होता है नहीं बस दरमियाना था, बस वो दरमियानी वाले बीच में बैठता अच्छा, था। ये मैंने बड़ा देखा है, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो कारोबारी लोग होते हैं, वो पढ़ाई में कितने कोई अच्छे नहीं होते हैं। हिसाब किताब के पक्के होते हैं, लेकिन पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। क्योंकि जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो नौकरियां कर रहे होते हैं, और जो निकम्मे होते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं, उनका अपना कारोबार होता है। सर ये क्या, इस बात में कितनी सदाकत है? हाँ, देखिए हम जिस फैमिली से, जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं ना, वहाँ ये होता है कि पहले जो होता था, अब थोड़ा सा मामला कुछ और हो गया। पहले वहाँ यही होता था कि बच्चे ने मैट्रिक किया या इंटर कर लिया तो बस उसको आपने बिजनेस में ले आए। लेकिन अब माशाल्लाह बच्चे जो हमारे यहाँ भी माशाल्लाह ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, MBBA, BBS इस तरफ भी माशाल्लाह जा रहे हैं और दूसरी भी क्वालिफिकेशन ले रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जिस ज़माने के हम, जो हमारी जनरेशन है, उस वक्त तो यही होता था कि भाई आप बस इंटर कर लिया, आप आ जाए बस आ जाए आप। 90s और 80s की जी ईद बिल्कुल वही। और 2025 की ईद कोई डिफरेंस है? हाँ बहुत डिफरेंस है। बताए ना उस वो वक्त क्या वो- क्या, हाँ उस वक्त वो क्या समा था उस वक्त? क्या जोश था और अब क्या है? अब क्या है? नहीं देखिए, अब क्योंकि जाहिर सी बात है बुजुर्गी की तरफ जा रहे हैं। हाँ। अब चीजें नहीं तो उस हिसाब से हो रही हैं। वो शायर कहता दिल तो बच्चा है हाँ, है ना, वो नहीं और देखता कि इस बात को इन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया और इन्होंने कहा दिल बच्चा ही है। तो देखे ना आप कह रहे नहीं, आप बुजुर्गी की नहीं तरफ जब हम हैं। दोस्तों में होते हैं हाँ। तो फिर वो हम 80s 90s में ही चले जाते क्या बात है, हैं। ये और हुई ना जब बात। फैमिली हाँ। के साथ होते हैं तो फिर हम आज की एज में आ जाते तो वजह क्या है? तो फैमिली के साथ भी तो एंजॉय हैं। कर नहीं, सकते वो हैं। बिल्कुल करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। हंसी अक्सर मजाक मैंने करते हैं। ऐसे देखे फादर एंड सन, वो ऐसे होते हैं जैसे वो दोस्त हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली, मेरे जो बच्चे माशाल्लाह हम आपस में एक फ्रेंड की तरह ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हाँ। हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता कि डैडी आ गए जी वो साइड में हो जाओ जरा सा। नहीं, चलें जी अलवी साहब, चूंकि आप जिस शोबे से जस्टिस ऑफ पीस और फिर पुलिस, फिर मिलिट्री, फिर अब चूंकि अब NGO, काफ़ी सीरियस मिजाज लोग होते हैं, वो कहते हैं यार ये हंसते भी नहीं हैं। जब मेरा बहुत जगह जाना हुआ तो फिर हम तो बड़ा डर के बैठते हैं उनके आगे ऐसे अदब और एहतराम के साथ कि पता नहीं कोई हमारा जेस्चर उनको बुरा न लग जाए। कोई ऐसा एक्सपीरियंस, किसी को झाड़ दिया हो आपने, डांट दिया हो? देखिए पहली बात तो ये कि मेरा ताल्लुक लीगल अफेयर से रहा पुलिस के, ठीक है, तो हमारे यहाँ तो पोलाइटली काम किया जाता है। ओके। हमारा फंक्शनल में उसमें झाड़ू नहीं, पोंछ allow ही नहीं है। allow नहीं है। सर का बल्कि मिजाज हम- भी ऐसे ही नहीं बल्कि हम लगता। एग्जेक्टिव वालों को हाँ। को भी पोलाइटली पूछते हैं, क्योंकि हमें एक टास्क मिला होता है कि हम इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कराना है फॉर द पॉइंटेशन ऑफ कन्वेक्शन। पूरी ट्रेनिंग हुई भी है हाँ जी, आपकी हाँ कि जी। यार कैसे तो उसमें झाड़ पूछ में तुम अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको झाड़ पूछ देंगे, वो भी झड़ जाएगा। ओके। हैं? हाँ। समझ ना। और कोई भी पुलिस वाला जो होता है वो डांट डपट का इतना आदी नहीं होता। ये तो ऐसी जनरली पॉलिटिकल लोगों ने अपनी सियासत को डेवलप करने के लिए हाँ। ये ड्रामा किया हुआ है, हैं? अच्छा। कि हालांकि पुलिस इतना ना एग्रीव होती है ना इतना एग्रेसिव होती है, तो जनरल मुसलमान होता है हाँ। जो पब्लिक में से अपने मफाद आमा में के लिए काम करता है, हैं? पुलिस का इमेज बेहतर क्यों नहीं हो पाया आज नहीं, तक? नहीं, पुलिस का इमेज बेहतर है। बेहतर पुलिस ने नेशनलिज्म को प्रमोट किया है और इंसानियत को वो चीजें दी हैं इंसान को हाँ। जो उसके वहम गुमान में भी नहीं थी। समझ ना। अभी देखें ना हमारे क्या यहाँ- आपको लगता है कि आज का शहरी जी। जो कि इतना मतलब काबिल है कि उसके हाथ में मोबाइल है और वो सब चीज़ें ढूंढ लेता है, पढ़ा लिखा है, आदिस भी वहीं से निकाल लेता है, उसको कहो यार वो मोटरसाइकिल छिन गई, या छोड़ो FIR कौन कटवाए, वो सवाल जवाब पूछेंगे, पता नहीं क्या क्या,
वो डरेगा, वो एफआईआर ही नहीं कटवाएगा, बोलेगा जाओ ही, उसकी वहाँ वजह का है ना- बिहेवियर। नहीं, उसकी वजह बिहेवियर की बात नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ हमारी मुल्क की ये बदनसीबी तो नहीं कहूँगे, ट्रेजेडी है। अच्छा, ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी, सही है। बदनसीबी तो गलत हाँ। लफ्ज हो जाएगा, हाँ। अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस हो जाएगा। हाँ। तो ये हमारे मुल्क की ट्रेजेडी है कि पुलिस से खौफजदा कराया जाता है। जैसे बच्चे को मार जाती थी कि जमाने में शेर आया, शेर आया। अब समझ ना? यहाँ पुलिस से डराया जाता है। डराया जाता है। हालांकि पुलिस से डरना नहीं, पुलिस से दोस्ती करनी है। पुलिस तो आपका बेहतरीन दोस्त है माशरे का, और उसको अगर आप नहीं पहचान सकेंगे तो भी किसी को नहीं पहचान सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल सर ने सही कही, क्योंकि अक्सर जब भी कोई भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो हम सबसे पहले जो है वो पुलिस पुलिस के, के पास जाते 15 को हैं, फोन करते उनसे हैं, हम लोग आते हैं, पूछते मदद हैं, करते हैं। और हमें इंटेरोगेशन भी करनी होती है, तो हम पुलिस के पास जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। हम इदारों के पास बाद में जाते हैं, हम गवर्नमेंट को बाद में सवाल करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं पुलिस के बाद। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस जी के हाँ, जी ऊपर। हाँ, जी हाँ। तो सर क्या आपको लगता है इदारों के ऊपर ज़रा सा कुछ कमेंट करें कि जो हमारे इदारे हैं, जो गवर्नमेंट है, वो क्या अपना काम कर पा रही हैं? क्योंकि सबसे पहले जो है सामने पुलिस होती है, फिर उसके बाद ये सारे आते हैं। क्या होता है ये जितने भी इंसिडेंट होते हैं, अगर हम देखते हैं फ्रंट पर होते हैं सर, पुलिस तो क्राइम फ्रंट पे पर है। या जिसके ऊपर भी हम देख लें, पुलिस तो फ्रंट पर है। एक्सीडेंट्स वगैरह के हम केसेस देखें, क्योंकि हर पिछले जगह पे दिनों- पुलिस। तो हर जगह पे हम सबसे पहले पुलिस को ग्रैब करते हैं, उसके बाद फिर इंटेरोगेशन करते इसलिए हैं मैंने कि कहा ना, जी, पुलिस से आपको रिलेशनशिप बिल्डअप करने फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन सर्विसेज, दोनों के लिए है। सही। और ये पुलिस जो सर्विसेज दे रही है माशरे में, और इसी वजह से आप देखें बिजनेस कम्युनिटी देखें इस वक्त उनको कोई क्लेम नहीं है कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है। अब जो हालात हैं, करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, समझ ना, मुझे दो आईजी साहब हैं, उन्होंने बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी अच्छा किया हुआ है, बाकी मामला को भी डीपली वो देख रहे हैं, स्मूथली वर्क हो रहा है। तो मैं कहता हूँ पुलिस ने किसी दौर में भी अपने परफॉर्मेंस से डिनाई नहीं किया और गफलत नहीं बहुत बरती। इंपॉर्टेंट सवाल सर अलवी साहब से करने जा रहा हूँ। अलवी साहब, कोई आपका पसंदीदा जाकिर? देखिए, जिक्र हुसैन जो भी करेगा वो मुझे पसंद होगा। नहीं, फला को सुनना है। नहीं नहीं, ये सब, चीज सब, सब, सब। नहीं, ये अच्छा। चीज इस चीज Favoritism के सही नहीं है, इसमें favoritism नहीं है। इसमें हुसैन के जिक्र में फेवरेटिज्म चलता नहीं, क्योंकि हुसैन पूरी कायनात का मालिक है। हुसैन कोई पार्लियामेंटेरियन का मेंबर थोड़ा है हाँ, हाँ। कि इन्हें चंगी तकरीर की थी, उन्हें नहीं की थी। बिल्कुल ऐसा ही है। हुसैन बिल्कुल। एक सिम्बल ऑफ इस्लाम है। सही। एक छोटा सा बच्चा भी कहेगा ना या हुसैन, वो भी हमारी आंख का तारा है। ओहो, बड़ी जबरदस्त, प्यारी माशाल्लाह। बात की। समझे ना? तो लिहाजा दीगर जो शोबजात हैं, उसमें कोई आपकी फेवरेट शख्सियत? में स्पेशली पाकिस्तान की सियासत पे बात करूँगा। कोई आप, यार ये मेरा फेवरेट सियासतदान है और इसने इस मुल्क के लिए कुछ सर्व किया। देखिए जी, अगर फेयरली बात की जाए तो हमारे मुल्क में जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाया, मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और उनकी पार्टी, वो हमेशा हर दौर में क्या कहते हैं, लादीनी कुव्वतों से और गैर जमहूरी कुव्वतों से लड़ती रही है। सही। मुझे कोई सियासी जमात बताया कि जिसने कोड़े खाए हों, जिसके बंदे जेल में गए हों। आजकल तो 2 घंटे के लिए चला जाता है तो स्ट्राइक हो जाती है, शोर मच जाता है। नहीं सर, अभी पीटीआई वाले जेल में गए ना सर। कैदी नहीं, नंबर नहीं, आपका नहीं, 4 नहीं, भी तो इनके है। जेल हाँ, के जाने अली में, साहब, ये ना इनके करें जेल ना। के जाने में इनकी अपनी डेवलपमेंट है, अपनी है। लेकिन पीपुल्स पार्टी ने डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट के लिए जेल गए, अपनी जात के लिए नहीं गए। अच्छा, पीपुल्स पार्टी इज वन ऑफ द पार्टी, होल द कंट्री, The founder होल द of PTI. होल द वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा अच्छा। हूँ, जिन्होंने एक पर्पस और डेमोक्रेसी के लिए अपने आप को लाइफ में तबाह की हैं, शहादतें ली हैं। पीटीआई के फाउंडर बानी पीटीआई कहते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए जेल काट रहा हूँ। वो तो हर लीडर का स्लोगन यही होता है, ये जनरल यूजुअल प्रैक्टिस है, इसमें मैं बात नहीं कर पाऊंगा, सही, लिहाजा सही। मेहरबानी करें आप, क्योंकि मेरा अपना एक स्टेटस है, मैं रिलीजियस भी हूँ, स्कॉलर भी हूँ, तो लिहाजा बिल्कुल। मुझे किसी के लिए जो बात हक थी वो मैंने कह दी, आपने सवाल किया। क्या बात है। बिल्कुल। सर ने कहा कि भुट्टो साहब ने इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, तो मेरी फेवरेट शख्सियत वो है। ऐसा ही है ना सर? जी हाँ, बिल्कुल, बस यही exactly। सम कर रहे थे ना सर? बिल्कुल, बिल्कुल। चले, क्या मैसेज देंगे सर नौजवानों को ईद पर, कैसे ईद मनाएं? क्या करना है? जी जी जी। मेरा अभी मैसेज इसके यही बाद होगा में कि खुशी के साथ मनाएं ईद, और भरपूर तरीके से मनाएं। और जैसे मैंने नौजवानों में सर बड़ी मायूसी है, उनको नहीं। कोई बताएं उनको कि मायूस ना हो। मैंने- वो कह रहे हैं बाहर जाओ, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि ठीक है। आप बाहर जाना चाहिए अगर आपको मौका मिलता है, अच्छी आपको मायूस हो के ना जाए, अच्छी आपको जॉब मिले, अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर जाएं। क्योंकि जब ज़ाहिरी सी बात है, लोग यहाँ से बाहर जाते हैं तो वहाँ से फिर फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, वो भी हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो सर यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं। अगर हम देखें जैसे अभी 1.5-2 साल पुरानी अगर मैं बात करूँ तो उस वक्त हमें लग रहा था कि डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा है, लेकिन अब चीज़ें बड़ी स्टेबल हो गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत हद तक कंट्रोल हो चुकी हैं। तो आप क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका वास्ता पड़ता है, और तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं और क्या लगता है? क्योंकि एक आम शहरी, एक आम इंसान तो शिकायत करता हुआ नजर आता है, वो कहते हैं ये जो डेवलपमेंट हो रही है कहाँ है, हमें तो नज़र नहीं आ रही, इन्फ्लेशन के रेट कम है, नंबर की हद तक है, हमें नज़र तो नहीं आ रही। अच्छा देखिए, जो बिजनेसमैन होता है वो मेरा ख्याल डायरेक्टली इन चीज़ों से बहुत इन्वॉल्व होता है, करीब होता है, उसको नज़र आ रहा होता है चीज़ों का कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। ऐसे ही तो अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं सच्ची आपसे बात करता हूँ, इसमें कोई वहम नहीं है मुझे कि इंशाल्लाह अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, पॉलिसीज अच्छी हैं गवर्नमेंट की, सही, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में। देखिए हम जिस पिछले 4-5 सालों में जिस तरह एक बहरान से निकल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे साजिद भाई ने मुझसे कहा नौजवानों के लिए, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मायूस ना हो, मायूसी गुनाह है। सही, अच्छी पॉजिटिव सोच रखें, अच्छा इंशाल्लाह जेस्टर रखें, अच्छा ही होगा। अलवी साहब से भी पूछेंगे, लेकिन फिर आपसे पूछ लूँ, आप बीइंग अ बिजनेसमैन, हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से कंपनीज आएँ और बाहर से बिजनेस हम उनको विजिट कराते हैं, हम अपने टूरिज्म दिखाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब, बेहतर हुई है? जी बेहतर हुई है, जी बेहतर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं थोड़ा सा अपने जो मेरा फील्ड है फर्नीचर की, मैं उस हवाले से थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि देखिए हम अपनी उससे कोशिश कर रहे हैं और उसमें मैं गवर्नमेंट की बड़ी तारीफ करूंगा कि उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा के ना इंपोर्ट को एक वो किया है, मतलब डिस्करेज किया है। तो उससे क्या हुआ है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी 3-4 सालों से एवरेज 6.5 या 5.5 मिलियन डॉलर्स की अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट हो रही है। फर्नीचर की सिर्फ बात कर रहा हूँ, अच्छा, जो 1.2 पे चली गई थी या 1 समथिंग कुछ ऐसे थी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये चीज़ें आम आदमी को नहीं नजर आएंगी क्योंकि हम उस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमें, तो मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बेहतरी की इंशाल्लाह उम्मीद भी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जा भी रहे हैं बेहतरी की तरफ। एज अ नेशन, एज अ कौम, एज अ मुल्क इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, और बिजनेस कम्युनिटी तो जो है वो हमारे मुल्क की कहते हैं ना बैकबोन है, बिल्कुल ऐसे ही। तो जो है बिल्कुल सही कहा सर, आपने बहुत प्यारी बात की। और यहाँ पर जो है सर इतनी ज़बरदस्त ईद का मौका है, ईद का दिन है, कुछ अशार कुछ ईद के हवाले से आपको हम सुनना चाह रहे हैं। ये अब तो सर आपका वजन आ गया सर, अब तो बनता है सर। मैंने जब आपको थोड़ा सा पॉलिटिकली टच दिया तो आपने कहा नहीं, मेरी एक रेड लाइन है, तो यहाँ रेड लाइन ही है सर। हाँ, अलवी साहब नहीं सर के बड़े जबरदस्त है। मैं तो अलवी साहब यहाँ बनता है सर। देखिए मैं एक शेर पढ़ूंगा हाँ, अल्लामा इकबाल का, और वो ईद का पैगाम भी होगा और ईद की खुशी भी होगी। इकबाल कहता है कि नहीं ये नाउमीद इकबाल अपने कुश्ते वीरा से, जरा ना हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जबरदस्त, क्या बात। तो हमारे नौजवान, हमारी मिल्लत, हमारे मुल्क का जो सरमाया है, एसेट्स हैं, हम सब हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, ख्वातीन भी हैं, इनमें किसी किस्म की एबिलिटी में, प्रोफेशनल में कमी नहीं है। क्या बात। हाँ, हर आदमी अपनी जगह कंप्लीट पिक्चर है। ठीक है। और क्योंकि जब सबने कलमा तैयबा पढ़ लिया है तो उसकी पिक्चर में कोई जिग जैग नहीं है, प्लस है। तो इसलिए अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था कि नहीं ये नाउमीद इकबाल अपने कुश्ते वीरा से, जरा नम होते मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नौजवान, हमारे मिल्लत की बहन बेटियाँ जब अपने फ़राइज़ मनसिबी पे अंजाम दे रही हैं, तो आज यही वजह कि टेक्नोलॉजी में हमारे लोग माहिर हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी, जब तक माँ का हाथ नहीं हो ना एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता आदमी। क्या बात। बाप की सरपरस्ती नहीं हो तो बिजनेसमैन नहीं बन सकता, अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन सकता। तो तमाम एक दूसरे के साथ रिलेशन टच होते जाते हैं तब इंसान बनता है। एक एजुकेशनिस्ट आए थे जी, चूंकि आज टॉपिक तो नहीं है, लेकिन चूंकि आप दो ऐसे लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिस पर अच्छी रोशनी डाल सकते हैं, उस एजुकेशनिस्ट से मैंने कहा कि एवरेज जो प्राइवेट स्कूल्स का आजकल बड़ा ज़्यादा ही कुछ फुकदा वो है, बड़ा ट्रेंड है कि भाई प्राइवेट, तो मैंने कहा वो उसमें बहुत अच्छे भी हैं, नॉर्मल भी हैं। तो उसने, मैंने कहा तनख्वाह कितनी देते हैं आप टीचर्स को और क्या है वहाँ पे कोई ट्रेनिंग वेनिंग का सिलसिला, एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है? तो उसने कहा 15,000 20,000 हम देते हैं नॉर्मली टीचर को, हमारा मिडिल क्लास का गुलशन इकबाल में स्कूल है। तो मैंने कहा भाई 15-20 हज़ार में क्या होता है?
तो टीचर को हम बहुत बिलो नहीं लेकर गए? देखें, मैं आपको अपनी पुरानी माजी की बात बताऊं। हाँ। जब मैं अपनी कॉलेज की अदबी लिटरेरी सोसाइटी का सेक्रेटरी जनरल था, तो मैंने एक मीडिया वाले को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर इस मुल्क में अगर आप तरक्की चाहते हैं तो मास्टर को और पुलिस को, ज़माने में पुलिस का मुझे होश में था कि पुलिस में आ जाऊंगा। हाँ, हाँ। मैंने अपनी मेंटली अप्रोच देखा। हाँ। इनको आप हर तरह की सेटिस्फेक्शन दें सही। ताकि नेशनलिज्म के लोग पैदा करें। जबरदस्त। अब जितने भी लोग फीसें ले रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं इन्होंने कोई सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा किया हो? हाँ, ये मैं सुनना चाह रहा था जो आपसे। बड़े बड़े लोग पैदा हुए पूरे स्कूल से पैदा हुए हैं। बिल्कुल। उनकी हिस्ट्री पढ़ें आप। हमारे पुलिस के कितने अफसान थे। मुझे कहाँ पढ़ते थे? लाड़काना की गोद में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे। फिर बाद में कराची में आए, लाहौर गए, सीएसएस किया। तो मतलब ये है कि हमने देखना है कि मेंटली अप्रोच कौन बढ़ा रहा है कौम की। तो वो गवर्नमेंट स्कूल बढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल का स्ट्रक्चर खत्म होना चाहिए, उससे गुर्बत भी खत्म हो जाएगी। अब ये आपने बरमला बोल दिया, खत्म होना चाहिए। अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आपके पीछे ना पड़ जाए अलवी साहब? नहीं, वो आप बताएंगे तो पड़ेगी वैसे। अच्छा। नहीं, अभी वो प्रोग्राम देखेंगे ना सर। पढ़ जाए तो मैं उनको बताऊंगा। अच्छा। कि आप, मेरे बच्चा स्कूल में पढ़ता था। हाँ। तो मैं एक सियासी जमात का बच्चा ही पढ़ता था। हाँ। तो उनका आपस में तू तो मैम होगी। तो हेड मास्टर मेरे घर पे आ गया, कहने लगा जी ये उसका बच्चा और आपके बच्चे ने उसके साथ ऐसे की। मैंने कहा मुझे बताओ, तुमने कोई टीपू सुल्तान पैदा किया, कोई लियाकत अली खान पैदा किया, दहशतगर्द पैदा कर रहे हो तुम लोग ले लेके, तो कौन सा बड़ा कारनामा कर रहे हो? हाँ। तुम्हारे स्कूल को तो तुमने एडमिट कर लिया कि उस बच्चे का बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा कि ये स्कूलों में टेररिस्ट ग्रुप के लोगों को पढ़ा रहे हैं। बताएं। उनके ऊपर प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं आप। तो हमारे मुल्क में जहाँ मास्टर दहशतगर्दी से घबरा जाए उसे मास्टर नहीं कहते। ये लम्हा फिक्रिया और सोसाइटी का अलमिया है। अलमिया है। तो लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि क्या हमारी करें? गवर्नमेंट एजुकेशन को भी बड़ा स्ट्रांग होना इन चीजों चाहिए। पे काम करें और सबको कॉन्फिडेंस मिले गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर चले, लेकिन इस हिसाब से चले कि गरीब की जो मकान का किराया है वो तो बजाए, बच्चों की फीस और स्कूल में उसका सब कुछ चला जाता है। सही। उसके बाद तो सेकंड रूट ही नहीं रहता अगले 12 घंटे गुजारने के लिए। तो सर गवर्नमेंट स्कूल का सिलसिला जो है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं है, तभी तो स्ट्रांग है, ये हमारा प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा है। अच्छा। Really appreciate। क्या मैसेज देंगे सर आज ईद के दिन के हवाले से नौजवानों को? क्या मैसेज देंगे? यही मैसेज दूंगा कि आप क्या गवर्नमेंट की इज्जत inspiration हो? करेंगे हाँ। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आपकी इज्जत करेंगी। आपने पहली गवर्नमेंट के स्कूल को कहा कि डफर है, उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जो क्वालिफाइड बीएससी पास है, एमडीए पास, एमबीएम, वो जो उसने उन्होंने बकायदे वोकेशनल कोर्स किए होते हैं, बीएड किया होता है। और हमारी यूनिवर्सिटी में कितने पीएचडी लोग पढ़ा रहे हैं। अब कराची यूनिवर्सिटी से लोग फारुल तहसील हो रहे हैं ना, आप कैसे कह रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट क्राइटेरिया उसको मैच नहीं करता, एजुकेशन के मेयार को मैच कर रहा है। हमारा दिलो दिमाग जो है ना वो हो गया है, असल में वो उस दौर में चला गया है कि जहाँ पैसे की अहमियत थी, इंसान की अहमियत नहीं थी। आज हम वही हाँ बिल्कुल समझे ना, ये वही दौर है। अब मैं अगर स्टेट फारूक की बात करूंगा कि हम जहालत के अदवार में दाखिल हो गए हैं, जहाँ बंगले वाले की रिस्पेक्ट है, झोपड़ी वाले की नहीं, जबकि झोपड़ी वाला आपसे ज्यादा अच्छा स्कूल ऑफ थॉट रखता है, आपसे अच्छा एजुकेशनल क्लेवर रखता है। रियली अप्रिशिएट। ठीक है ना, मेरे वालिद साहब कहते थे बड़ा घर बनाने से आदमी बड़ा नहीं होता जब तक उसकी मेंटली अप्रोच बड़ी ना हो। ये लम्हा फिक्री है सोसाइटी का, और इसी उम्मीद से मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगा कि यही तो वो बात है कि आप किसी की छोटी गाड़ी, किसी का छोटा घर देखकर आप उसकी शख्सियत का अंदाजा लगाने लग जाते हैं। अक्सर मेरा इख्तिलाफ यहाँ होता मैं है। हज़रत अली का कॉल कोट करूँ बिल्कुल सर, कि इरशाद। मुसलमानों की ईद हर वो दिन ईद है जिस दिन वो किसी बुरे अमल से बच जाता है। तो बुरा अमल ये नहीं कि हम डकैती करें, बुरा अमल ये है कि हम एक अच्छे आदमी को बुरा कह दें। क्या बात है। एक आलिम दीन को, एक स्कॉलर को, एजुकेशनिस्ट को, टीचर को हम अपनी निगाह में बुरा समझें और सरमाएदार की इज्जत करें। सरमाएदार इज्जतदार होगा, लेकिन उसने देखना है कि उसने आपको कितनी रिस्पेक्ट दी है। स्टेटस कॉन्शियस ना हो हम। एज्यूम कर लेते हैं, हम तायुन कर लेते हैं कि इसको इतनी इज्जत देनी है और ये इतना बड़ा आदमी है तो इसकी इस लेवल पर जाकर इज्जत करनी हम है। स्टेटस कॉन्शियस वाले दौर में। हाँ, तो ये confusion में पड़े बदकिस्मती हैं। है सर। हम ये जो जैसा सर ने एक अल्फाज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जहालत की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये तो हमें दीन मोहम्मद नहीं सिखाता, ये तो हमारा ट्रेडिशन नहीं है, ये तो हमारा कल्चर नहीं है। आज जिस मनसब पे हम बैठे हैं, आज जहाँ हम ईद मना रहे हैं, जिस निजी टीवी चैनल पर, वीनस पर, यहाँ पे हर मकातबे फ़िक्र आता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको दरवाजे तक छोड़ कर आऊँ। फिर वो चाहे उसका स्टेटस कैसा भी हो, आपने इंसान को देखना है,
स्टेटस को नहीं देखना। बदकिस्मती है हमारे मुआशरे में कि ये चीज़ें परवान चढ़ती जा रही हैं सर, परवान चढ़ती जा रही हैं। हमने डे बाय इंसान डे। को ऐसे हालत में बनाया, हाँ, ऐसा का मतलब उसको रिस्पेक्ट देनी भी है, उससे रिस्पेक्ट लेनी भी है। क्या बात है। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, आज़ाद रहे, हम ये ईदें, ये खुशियाँ सेलिब्रेट करते रहें। मुझे नादिया को भी इजाज़त दें। इजाज़त से पहले शुक्रिया सैलीटेक्स का। जी हाँ, जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत जोड़ा हमें ईद के दिन हमें दिया, और पूरे रमज़ान भी हमारे जितने भी मेहमान थे उन्हें भी सैलीटेक्स ने जो है अपने जोड़ों से नवाजा। तो थैंक यू सैलीटेक्स। बहुत शुक्रिया सैलीटेक्स आपका, इरफान भाई का, अमीन भाई का और फरहान अबू बकर का। आप तीनों का शुक्रिया, सैलीटेक्स का शुक्रिया। रमज़ान हो या ईद, आप हमारे साथ होते हैं और अच्छे अच्छे ड्रेसेस भेजें, और वही अच्छे अच्छे ड्रेसेस आपको उनके आउटलेट में भी पूरे पाकिस्तान में मुयसर हैं। ईद की खुशियां तकसीम करते जाएंगे। कल भी आपसे इसी टाइम मुलाकात होगी। तुमसे पाकिस्तान ईद स्पेशल में मुझे और नादिया को इजाज़त दें, और इजाज़त से पहले हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। हम इनको भी केक खिलाएंगे, आपको भी खिलाएंगे, और क्योंकि मीठी ईद है तो हम मिठास मीठी की ईद में तकसीम मीठा ना करेंगे। हो तो वो फिर ईद कैसी रही। जी चले हाँ। जी, आ जाए, केक काटते हैं, आ जाए आ जाए। आ गए जी हम लोग, और मैंने कहा था कि आपने कहीं नहीं जाना। हमने अपने मौज़ज़ीन के साथ डेली हम केक कटिंग कर रहे हैं, और वो ये केक कटिंग नहीं है, ये मिठाई है, ये मिठास की तकसीम है। बिल्कुल सर कुछ ईद की अशार, मिठास। हाँ, ईद की मिठास। क्योंकि ये कम्युनिटी का वो हिस्सा है कि हमारे उस्ताद, अगर मैं इनको कहूँ तो बायज़ मेरे लिए फ़ख्र होगा कि इन लोगों ने अपनी लाइफ इस मुल्क के लिए सर्व की है। बहुत सारे नशेब फराज इन्होंने देखे हैं, लेकिन आज भी इनकी तामीरी गुफ्तगू सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ सर तामीरी गुफ्तगू यहाँ भी हो जाए, फिर मैं आपके हाथ से केक कटवाऊँगा। भी देखें, केक काटना ये तामीर नहीं है। हाँ। केक बनाते रहना चाहिए और हाँ। ये खिलाते रहना खिलाते चाहिए। रहना हाँ। चाहिए, क्योंकि इस्लाम की भी ट्रेडिशन है, हाँ। और हमारी सकाफत भी है, क्या बात है। और हमारी कल्चर भी है, और पाकिस्तान तो का काम ही यही है कि पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करना। क्या बात है। मैं जब बहुत बाहर गया प्यारी था, बात मेरा है। बाहर जाना हुआ, तो वहाँ मैंने एक माहौल देखा, कोई किसी का नहीं है। हम यहाँ तो सबको बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। मैंने कहा यार हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो ट्रेडिशनली रिच लोग हैं, रिच लोग हैं, बहुत रिच है ना। हमसे बड़ा कोई तो रिच नहीं तब है, मुझे पता चला कि हम पाकिस्तानी क्योंकि कितने अपनी ट्रेडिशन को हम सेव कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएट। और जो सेव करता है वही ट्रेडिशन। सर करीब है ना, सर करीब है ना। असल अमीरी यही है। असल मेरी एक बिल्कुल। रवायत, अपने कल्चर, अपनी मोहब्बत को दायम रखें। क्या कहेंगे बिल्कुल। सर। इन हालात के बाद भी आप ये देखें कि हम लोग आपस में बैठते हैं, बिल्कुल, बात करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, exactly। मिलते जुलते हैं, ऐसे ही। बहुत बड़ी एक नेमत। आए जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आ जाए हाथ लगवाएं सर, आ जाए नादिया, आप भी आ जाए, आ जाए। ये सर ईद की खुशियां, पाकिस्तान ईद मुबारक। ईद मुबारक। और सर ये अभी मैं आपको खिलाऊंगा भी सर, सिर्फ ये काटने की हद तक नहीं है, ये यहाँ पे ये स्पून का आप पूरा मतलब, हाँ पूरा इंतजाम है, पूरा इंतजाम है सर। ये ले नादिया, आप भी खाएं, आप जी, शर्मा जी, रही जी, हैं। नहीं, नहीं, और मैं- वो व्यूअर्स वहाँ से देख रहे हैं कि यार लड़की शर्मा रही है। सर ये ले, सर ये ले, ये सर मिठास हम सिर्फ बोल नहीं रहे थे, हमने अमली तौर पर करके दिखाया सर। ले लें सर, ले सर आप भी नहीं। देखिए, याद आ गया सर को कि यार इस साहब को भी खिलानी है। बहुत शुक्रिया अब तमाम लोगों का, आप तशरीफ़ लाए ईद के दिन, और देखने वालों का भी शुक्रिया। ईद मनाते रहें, खुशियाँ सेलिब्रेट करें, और फिर उनके साथ जाके सेलिब्रेट करें जो कैदो बंद में हैं, जो ओल्ड एज होम में हैं। बिल्कुल। उनकी भी खैर खबर लें, जाके उनको चुपके से तोहफे देकर आ जाएं, झप्पी उनको जादू की देकर आ जाएं। सर सही कहा मैंने अलविदा। एग्जैक्टली, यही हमारा फर्ज है। हाँ। पे दूसरों की ईद याद रखें, दूसरों की ईद याद रखें, और मुझे साजिद हुसैन और नादिया को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक।